Okay. Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So the topic for the day is product of two vectors. So we have reached the introductory part of exercise number 10.3. एक्सरसाइज 10.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे और बहुत सारी चीजें इसमें समझने के लिए, तो वी विल सी। अगर एक पार्ट में नहीं हुआ तो दो पार्ट में इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, बिकॉज हमने जैसे 10.2 का इंट्रोडक्शन किया है ना, इंट्रोडक्शन डिटेल में किया, एक्सरसाइज एक ही दिन में खत्म कर दिया ना। वो पता है क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन अच्छा हुआ। अब दूसरा ऑप्शन है कि इंट्रोडक्शन एक दिन में करो और एक्सरसाइज 3 दिन में करो, तो दिन उधर भी उतना ही लग रहे हैं, दिन उधर भी उतना ही लग रहे हैं, बट हमको बेनिफिट इसमें ज्यादा मिलेगा। इसमें ज्यादा मिलेगा जब हम इंट्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज इस चैप्टर का जो इफेक्ट है वो दिखाई देना शुरू होगा अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर में अगर हमको ये नहीं आते ना जो कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं, तो अगले चैप्टर में फिर हमारी बैंड बच जाएगी, है ना। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, तो इसका भी हम इंट्रोडक्शन इन डिटेल करने वाले हैं। ओके, 10.3 इंट्रोडक्शन है, देखते हैं एक पार्ट में होता है कि दो पार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक नेम इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। टिल नाउ व्हाट वी हैव डन एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। भाई ऑपरेशंस की जहां बात हो रही थी, तो ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ही होता है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स कर चुके हैं, बोलो डन, दिस इज डन, टिक मार्क हो गया। सब्ट्रैक्शन तो करीब करीब सेम ही होता है दोनों का ना, ये भी हम कर चुके हैं, इस पे भी लग गया टिक मार्क, डन। ओके, नाउ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद फिर जो मैथ्स में चीज आती है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। और डिवीजन ऑफ वेक्टर्स तो है ही नहीं, टॉपिक ही नहीं है ना। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स वाज कैरीड इन 3 डिफरेंट वेज, है ना। वाज कैरीड इन बेसिकली 2 डिफरेंट वेज। एक तो था स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, और एक था वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, राइट। सो वी हैव डन विद द स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट इन द प्रीवियस एक्सरसाइज। ये भी हमने कर लिया। मल्टीप्लीकेशन का भी एक पार्ट ये तो कर लिया हमने, है ना। स्केलर मल्टीप्लीकेशन जैसे लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, 3 से, 5 से, किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करना हमने सीख लिया। अब वेक्टर मल्टीप्लीकेशन मतलब व्हाट विल बी डन, क्या मिलेगा जब वेक्टर को वेक्टर से गुणा कराएंगे। हाँ, मतलब क्या होगा, कैसे होगा, जरूरी नहीं है ना वेक्टर मिलेगा, स्केलर भी मिलता है, स्केलर भी मिलता है ना। होगा क्या एक्चुअली, जैसे अपन कहते हैं ना, जब ये दो उल्का पिंड टकराएंगे क्या निकलेगा, क्या ब्लास्ट होगा, क्या होगा, तो वो सोचना है अपने को, वेक्टर से वेक्टर टकराएगा तो क्या मिलने वाला है। ओके, ये अपने को इस टॉपिक में सोचना है। सो द टॉपिक इज वेरी मच क्लियर टू ऑल, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और ये भी फिर क्या होगा, दो तरीके से होगा, एक होगा डॉट और एक होगा क्रॉस। तो डॉट के लिए ये वाली एक्सरसाइज है और क्रॉस के लिए अगली वाली एक्सरसाइज है, ठीक है। सो द टॉपिक आपने नोट डाउन कर लिया, इस पे इसको इस तरीके से चार्ट में डाल दो कि वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर इज द टॉपिक फॉर द डे। या यहां से जो टॉपिक चलेगा टिल द एंड ऑफ द एक्सरसाइज, वो क्या चलेगा, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ही चलेगा, ठीक है। और ये दो तरीके से किया जाता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका नाम ऐसा कैसा किसने रख दिया, इसका दूसरा नाम क्या है, पहले तो देखो, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसके दोनों नाम पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसके नाम के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, राइट। ओके, तो इसका जो पहला वाला नाम है वो तो इस तर्ज पे लिया गया है कि जब अपन दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और उनके बीच में जो साइन लगाएं वो डॉट लगाएं, तो उसका नाम क्या रख दिया गया, डॉट प्रोडक्ट। और जब अपन दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कराएं और उनके बीच का साइन जो अपन है इनटू का साइन, जैसा अपन जनरली मल्टीप्लीकेशन करते हैं रियल नंबर्स का, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, जिसको अपन क्रॉस का साइन भी बोल सकते हैं, वो लगा दें, तो उसका नाम उस तर्ज पे क्या रख दिया गया, क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा नाम क्यों रखा गया स्केलर और वेक्टर, तो वो इसलिए रखा गया क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इन स्केलर क्वांटिटी। मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, एक स्केलर निकलेगा। और दो प्रोडक्ट का जब अपन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट में क्या निकलेगा, वेक्टर निकलेगा। तो रिजल्ट में क्या निकलेगा, इस तर्ज पे इनके दूसरे नाम रख दिए गए। और पहले नाम कैसे रख दिए गए कि अपन जो कर रहे हैं तो उस टाइम अपन साइन कौन सा यूज कर रहे हैं, तो यहां तक कोई डाउट नहीं है। सो ये वाला सेक्शन तो अभी इस पार्ट में हमको करना नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दिस वाला सेक्शन। क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में अपन अगले 2-3 दिन में बात करेंगे, पूरी एक्सरसाइज इसके बारे में चलेगी। ओके फाइन, चलें।
ओके, सो द मेन हेडिंग अब हो गई, ये तो मेन हेडिंग हो गई। अब इसके बाद फिर सब हेडिंग हो गई क्या कि डॉट प्रोडक्ट। आ जाओ। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द मेन हेडिंग। इसको अपन क्या कहते थे, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं दूसरे नाम। हो गया। अब सुनो क्या कहता है, पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि लेट से मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है, वेक्टर बी है। तो सबसे पहले तो आप इनको आपस में इंटरसेक्ट करवाओ विद द यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स पैरेलल डिस्प्लेसमेंट के थ्रू। मैंने इसको क्या करा दिया, डिस्प्लेस करा के इसको उठा के यहाँ ले आया। वेक्टर बी ऐसे हो गया मेरा, ठीक है। मान लो ये वेक्टर उठ के यहाँ चला गया। अब आप इनके बीच का पहले तो एंगल पता करो, थीटा। थीटा, ठीक है। अब अगर मुझे एंगल भी पता है और मुझे वेक्टर ए भी पता है, वेक्टर बी भी पता है, तो अगर मुझे वेक्टर ए भी पता है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी पता है, पता कर सकता हूं मतलब मैं। और अगर मुझे वेक्टर बी भी पता है तो आई कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एज वेल। और अगर मुझे थीटा भी पता है तो मैं इसका कोसाइन भी निकाल सकता हूँ, दैट मीन्स मैं कॉस थीटा भी निकाल सकता हूँ। और अब इन तीनों का कर दो प्रोडक्ट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। अब इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, स्केलर निकल के आता है वो ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिक रिजल्ट क्या निकल के आता है, ज्योमेट्रिक रिजल्ट, इसका ज्योमेट्रिक रिजल्ट क्या निकल के आता है, कोई कोई बता सकते हैं इसका ज्योमेट्रिक रिजल्ट क्या निकल के आ सकता है, क्या निकल के आता है मतलब। ये तो फॉर्मूला हो गया है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस। मतलब जैसे मेरे पास ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है ना। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है ना, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूं तो क्या चीज आ रही है, मतलब इस पिक्चर के अंदर कहाँ है वो डॉट प्रोडक्ट, एक स्केलर क्वांटिटी है 10 20 30 40, वो क्या है, वो ए की क्या है, वो बी की क्या है, या वो ए बी की क्या है, क्या चीज है वो ना। अब इसको समझने के लिए प्रोजेक्शन समझना पड़ेगा जो थोड़ा आगे चल के है, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, है ना। एक्चुअली इनका जो डॉट, अभी मैं प्रोजेक्शन पढ़ाऊंगा तो फिर आपको इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन समझ में आएगा। उसके लिए फिर प्रोजेक्शन पहले पढ़ाना पड़ेगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, है ना। तो वो क्या है, फिर थोड़ा सा लीक से बाहर चले जाएंगे पर, है ना। तो अभी शॉर्ट फॉर्म में समझो, इस वेक्टर की इस वेक्टर की इस वेक्टर पर कितनी लंबी परछाई पड़ रही है, यही इनका डॉट प्रोडक्ट है। क्या कहा मैंने, वेक्टर ए की वेक्टर बी पर कितनी लंबी परछाई पड़ रही है। परछाई मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है, क्या होता है, रिफ्लेक्शन है तो आप ये पता करने के लिए क्या करेंगे, आप ये जहां पे खत्म हो रहा है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसकी परछाई हो जाएगी ये वाली, ये इनकी परछाई हो जाएगी। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये लंबाई देता है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, ये लंबाई देता है। एक आंसर, एक स्केलर निकल के आता है, एक स्केलर निकल के आता है, वो स्केलर एक्चुअली इस ए की बी पर परछाई की लंबाई होती है। तो ए डॉट बी होता क्या है, फॉर्मूला सब याद कर लेते हैं। एक्चुअली ए डॉट बी होता क्या है, ए डॉट बी एक्चुअली ए का बी पर या बी का ए पर भी कह सकते हो आप, बी की ए पर परछाई निकालनी है तो फिर आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा ऐसे, ये बी की ए पर परछाई। किस वाले डायग्राम में, तो एक्सटेंड करना पड़ेगा। देखो परपेंडिकुलर तो ड्रॉ करने के लिए अपन को एक्सटेंड भी करना पड़ता है ना, जैसे मान लो इसको इस पे एक्सटेंड करूंगा तो उसको यहां से एक्सटेंड करना पड़ेगा। परछाई तो बात आगे भी आ सकती है ना, अल्टीट्यूड आपको परपेंडिकुलर बनाना है ना, तो लेट से इस पे परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा ना, तो इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो नहीं, इसको नहीं एक्सटेंड करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। देखो इसको आगे एक्सटेंड कर दो और ये बन गई ना परछाई, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सटेंड करना पड़ेगा, समझ गए, क्लियर है सारी बातें। तो ए डॉट बी इज व्हाट, ए की परछाई बी पर, ए की परछाई बी पर की लंबाई, उस परछाई की लंबाई, ठीक है ना। अब इसको और फर्दर डिटेल में समझने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
पहले अब इजी कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं, फॉर्मूला बेस चलते हैं। फॉर्मूला बेस क्या कहता है, पढ़ो। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो, अच्छा डॉट प्रोडक्ट करने के लिए दोनों नॉन जीरो होने चाहिए, दोनों नॉन जीरो होने चाहिए। वेक्टर ए भी नॉन जीरो, वेक्टर बी भी नॉन जीरो, जीरो हो जाएगा ना। तो ए डॉट बी इज डिफाइंड एज ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू व्हाट, cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन देम, क्योंकि हर एक लाइन के बीच में दो एंगल होते हैं, तो वी विल नॉट टेक द अदर साइड ऑफ द एंगल, वी विल टेक द एक्यूट एंगल। हाँ इंटी मतलब एक रिफ्लेक्स एंगल नहीं लेना, सॉरी, है ना, वी कैन से कि हमको रिफ्लेक्स एंगल नहीं लेना। अगर मैं पीछे वाला एंगल ले लूंगा तो रिफ्लेक्स हो जाएगा ना, देखो ये रिफ्लेक्स हो जाएगा। रिफ्लेक्स क्या होता है, 180 और 360 के बीच में। तो देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन भी किया हुआ है कि थीटा कहां से कहां लाया होगा, 0 से 180। तो मतलब मान लो ये अगर कल को ये परपेंडिकुलर है, मान लो कल को परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री भी हो सकता है ना। कल को मान लो ये लाइन थोड़ी सी ऐसे है तो थीटा ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है, हो सकता है। कल को लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, ये वेक्टर है और वेक्टर भी बिल्कुल 180 डिग्री से कनेक्टेड है, तो थीटा 180 भी हो सकता है, इक्वल टू लिखा है मैंने, लेस देन इक्वल टू 180 इन। लेकिन अगर कल को लाइन ऐसे है तो आप थीटा ये वाला नहीं लेंगे, फिर कहा लेंगे, नीचे वाला ले लेना भैया, नीचे वाला ले लें। दैट मीन्स वी ऑलवेज टेक द ऑब्ट्यूज। तो आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा बेटा। अभी आप कह रहे थे पिछले वाले ऊपर वाले में कैसे बनेगा, तो उसमें वो क्या था, वो एंगल ही वो वाला लेना है आपको, तो फिर प्रोजेक्शन भी उधर की बात होगी। ठीक है, डन, क्लियर है, यहां तक सारी बातें क्लियर है। डॉट प्रोडक्ट डिफाइन हो चुका है, मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया है मैंने डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्मूला वाइज भी, और एक्चुअल ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी बता दिया है कि एक्चुअली ये प्रोजेक्शन होता है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर। चले आगे, बोलो, हाँ लिखो। इसमें क्या कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं ना, तो इसीलिए क्या है ना, दो पार्ट्स में करना थोड़ा जरूरी भी है। क्योंकि क्या है, बात ये नहीं है कि एक पार्ट में हो सकता है कि नहीं हो सकता, बात ये कि आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा ना। बात ये है कि आपको समझ, अब पिछले वाले कॉन्सेप्ट्स, पिछले में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लेंगे, पिछले इजी थे, अब ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको 3D में नहीं तो अटका देंगे अगर अभी आप ध्यान से नहीं देखेंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, चलते हैं आगे, करते हैं आगे की बात, अब इसके और अनदर एस्पेक्ट्स की बात करते हैं ना। ठीक है, आ गया। तो अब डॉट प्रोडक्ट तो समझ गए, तो इसके रिजल्ट्स क्या क्या है, इसके रिजल्ट्स क्या क्या है, तो आप डाल दो रिजल्ट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट, रिजल्ट्स या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेस्ड ऑन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये सब आपके एनसीईआरटी में भी है, इसमें थोड़े शॉर्ट करके दिए हुए हैं, वहां पे थोड़े से हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में, बुकिश लैंग्वेज में हो, बाकी चीज वही है ना। ऐसा नहीं कुछ अलग पढ़ा रहे हैं आपको, आपको एक एक चीज मतलब एक एक कतरा कतरा आपको ना एनसीईआरटी से रिलेट करके पढ़ाया जाता है। सारा एनसीईआरटी पहले पढ़ी जाती है, उसके अकॉर्डिंग ये सारे नोट्स बने हैं, राइट। तो क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। पहली चीज तो इज वेरी मच क्लियर टू ऑल कि ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा। क्यों होती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक स्केलर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी एक स्केलर इनटू कॉस थीटा भी तो एक स्केलर, तो स्केलर इंटू स्केलर विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन ए स्केलर। तो ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट रखा गया, जैसा अपन ने पहले भी जिक्र किया किया ना, इस बात का जिक्र अपन ने इसके नाम पर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ए डॉट बी इज कॉम्यूटेटिव, वेरी मच क्लियर टू यू। ए डॉट बी इज कॉम्यूटेटिव, कैसे सर कॉम्यूटेटिव कैसे, देखो अगर मैं ए डॉट बी करता हूं तो बोलो बाय फॉर्मूला ही क्या आता है, दिस इंटू दिस इंटू कॉस थीटा। और अगर मैं बी डॉट ए करता हूं तो क्या आता है बोलना, ये इंटू ये इंटू कॉस थीटा। तो मुझे बताओ, फर्क तो केवल ये हुआ ना कि ये इधर आ गया ये इधर आ गया, तो मल्टीप्लीकेशन, ये एक्चुअली रियल नंबर्स स्केलर क्वांटिटीज ही तो है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू स्केलर्स कॉम्यूटेटिव होता है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव हो गया। ठीक है, इसको लाइटली मत लेना क्योंकि ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होगा। जब मैं इसके आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट की 3-4 क्लासेस के बाद,
तो बेटा मैं ना सारी इसी से रिलेट करवाऊंगा। देखो उधर क्या होता था, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या होता था और इधर क्या हो रहा है, समझ गए? तो माइंड में रखना है आपको ना, ए डॉट बी इक्वल टू व्हाट, बी डॉट ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ थीटा की बात करते हैं। स्पेसिफिक वैल्यूज में एक आएगा 0 डिग्री, एक आएगा 90 डिग्री और एक आएगा 180 डिग्री। कि थीटा जब 0 होगा तो क्या होगा, जब थीटा 90 होगा तो क्या होगा, और थीटा जब 180 होगा तो क्या होगा, है ना? तो अपन खुद ही निकाल लेते हैं, उससे क्या पूछना, अपन खुद ही एनालाइज करो, चीजों को खुद एनालाइज करो। तो लेट से अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो फॉर्मूला क्या है ए डॉट बी का, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है बोलो? मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी और कॉस थीटा। तो अगर ये थीटा 0 डिग्री रख दूं तो कॉस जीरो क्या होता है, 1। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो उस केस में ए डॉट बी क्या रह जाता है, अगर 0 डिग्री हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बस इतना ही रह जाता है। चलो नेक्स्ट थिंग, अगर 90 डिग्री हो तो कॉस 90 क्या होता है, 0। तो अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, इससे क्या पता चलता है कि अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वी कैन से व्हाट, कि डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। एक लाइन याद रखने के लिए, एक दूसरे पर परछाई जो बन रही है वो 0 बन रही है। देखो आप ध्यान से सुनो, अब इधर देखो मेरी तरफ, आप एक पिलर के टॉप पे खड़े हो जाओ और खुद की परछाई नीचे देखो, एक डॉट की फॉर्म में मिलेगी। पिलर के ऊपर खड़े हो, बिल्कुल टॉप पे खड़े हो और वहीं से अपनी परछाई नीचे रोड पे देख रहे हो, कुछ परछाई दिखाई देगी क्या? नहीं दिखाई देगी। अगर पिलर थोड़ा टेढ़ा है तो उस पिलर की परछाई दिखाई देगी, मतलब उस पिलर की परछाई देखनी है। तो अब ये लाइन बिल्कुल सीधी है तो इसकी परछाई कुछ है ही नहीं ना इस पे, बिल्कुल इसकी परछाई एक डॉट है। डॉट है मतलब 0 है। पॉइंट की लेंथ तो 0 ही मानी जाती है ना, पॉइंट की थिकनेस वेकनेस सब 0 मानी जाती है। ठीक है, समझ गए? और अगर ये पिलर थोड़ा सा भी ऐसा है तो इसकी थोड़ी बहुत तो परछाई है, और थोड़ा है थोड़ी और परछाई, और थोड़ी है थोड़ी और परछाई, और बिल्कुल 0 डिग्री है तो फिर परछाई की पूरी ऐसी है। समझ गया ना, क्लियर है? ठीक है, ओके चले आगे। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, एक्चुअली जो अपन ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं ना उसमें पूरी बात नहीं बताई है मैंने। एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परछाई नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परछाई, लेंथ ऑफ परछाई मल्टीप्लाइड बाय दैट वेक्टर की लेंथ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि डिटेल में जाए, फिर से सुनो। ए डॉट बी क्या होता है, अगर सिंपल सी भाषा में बात करें, देखो इधर देखो, ए डॉट बी क्या होता है, ए की परछाई, इसकी तो शेडो की लेंथ, लेंथ ऑफ शेडो, और वेक्टर बी की पूरे की लेंथ का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मान लो कि ये एक ऐसा वेक्टर है और ये एक ऐसा वेक्टर है। देखो ये एक ऐसा वेक्टर है और ये एक ऐसा वेक्टर है। ठीक है, इधर देखो, तो इसकी परछाई तो इतनी सी आई, इसकी परछाई तो इतनी सी आई, परपेंडिकुलर परछाई, लेकिन इस परछाई को फिर इस लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, वो होता है डॉट प्रोडक्ट। इस वेक्टर बी की लेंथ से भी उसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप खुद सोचो, अगर 0 डिग्री है, अगर 0 डिग्री है तो पूरी की पूरी परछाई होगी वेक्टर ए के बराबर, और फिर वेक्टर बी की लेंथ से मल्टीप्लाई करना है तो वेक्टर ए की लंबाई इंटू वेक्टर बी की लंबाई हो गई, वही मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, हमारा भी वही आ रहा है 0 डिग्री से मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, अब एक 180 डिग्री और ले लो बेटा। अगर थीटा 180 डिग्री है तो कॉस 180 क्या होता है, -1। तो फिर ए डॉट बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का नेगेटिव, का नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू। तो ये तीन एनालिसिस ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पे देखते हैं, खोलते हैं क्या कहता है ये बुक, क्या कहती है हमको। देखो पहला लिखा है इसने 90 डिग्री लिखा है, हमने पहले 0 डिग्री लिखा था, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, इट सेज व्हेन थीटा इज थर्ड पॉइंट का भी पहला पॉइंट, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0। तो नोट क्या मिला मुझे, मुझे नोट मिला द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ये बताया था अभी मैंने आपको, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। डन। सेकेंड केस इज व्हाट, व्हेन थीटा इक्वल टू 0, ये करो नोट। सेकेंड केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री।
तो 0 डिग्री में क्या हो जाएगा, cos 0 यानी कि cos 0 होता है 1, तो a डॉट बी उन्हीं दोनों की लंबाई का प्रोडक्ट, उनकी ही दोनों की लंबाई का प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है। अब देखो a डॉट बी और b डॉट ए बराबर आ रहा है ना, तो इसका मतलब है a की परछाई को b से गुणा करें और b की परछाई को a से गुणा करें, बराबर लेंथ मिलेगी। ठीक है ना, ओके। अगर केवल परछाई की लेंथ लेते तो बराबर नहीं मिलती, क्योंकि a की परछाई तो इतनी सी है, b की परछाई उस पर ज्यादा है, तो इसकी लंबाई कम है, a की परछाई की लंबाई कम है और b की परछाई की लंबाई ज्यादा है, बट एक्चुअली उसकी परछाई को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई भी कराना है, फिर वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विद एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। वेरी मच क्लियर टू यू। बोलो, यहां तक कोई डाउट? चलें आगे। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स when angle between them is equal to 0, the dot product is equal to what? Product of their, just product their magnitudes and you will get the answer. बढ़े नेक्स्ट, देखते हैं 180 डिग्री वाला केस है कि नहीं है। तो एक बार ले लो। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस नोट से मुझे एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आई कि अगर मैं एक वेक्टर को उसी से ही डॉट प्रोडक्ट करूं, तो एक वेक्टर का उसी से ही एंगल 0 डिग्री होगा। एक वेक्टर का उसी से एंगल क्या होगा बताओ? 0 डिग्री। एक वेक्टर के ऊपर वही वेक्टर रखते हैं तो 0 डिग्री है। तो फिर क्या सीखा अभी हमने कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड, जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? उन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, उन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो ए डॉट ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। इसको मैं ब्रैकेट में पैक कर देता हूँ। ये अपने को आगे के बहुत सारे थ्योरम्स हेल्प करने में प्रूव करेगा, प्लस आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी क्वेश्चंस भी मिलेंगे इस पे अपने को एक्सरसाइज में। ए डॉट ए क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। डन अप टू हियर। ठीक है, अब ये नोट पढ़ो क्या है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू, ये इसी का जो हमने ऊपर सीखा इसी का ही स्टेटमेंट है, ऊपर मैथमेटिकल इंप्लीकेशन है, नीचे उसके बारे में, हाँ उसका स्टेटमेंट है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड का करते हैं स्क्वायर। चलिए, थर्ड केस इज व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें कुछ ज्यादा नहीं सीखना, बस अपने को ये सीखना है कि ए डॉट भी आ जाए तो cos 180 माइनस होता है, जितना भी अपन ने रफली सीखा उतना ही फेयर है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तो आप उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या लिख सकते हो? माइनस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, नेगेटिव ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। 0 डिग्री में तो सिंपली प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, और 180 डिग्री में नेगेटिव ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, अब बेस्ड ऑन दिस आप डॉट प्रोडक्ट सीख गए, आप डॉट प्रोडक्ट सीख गए ना, तो बेस्ड ऑन दिस वी विल फाइंड आउट कि आई कैप, जे कैप और के कैप के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो उसके लिए मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं, तो टेल मी आई कैप, जे कैप, के कैप होता क्या है। तो एक 3 एक्सिस बना लेता हूं मैं, देखो दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस इज माई जेड एक्सिस। एक्स, वाई एंड जेड। तो मुझे बताओ आई कैप के बारे में आप क्या जानते हो? आई कैप एक्चुअली क्या चीज है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर मैं, एक्स एक्सिस के ऊपर मैं 1 यूनिट की डिस्टेंस चल के इस लाइन को मार्क करूं तो ये डायरेक्टेड लाइन है, इसको क्या कहते हो आप? आई कैप। क्या कहते हो इसको आप? आई कैप। फिर वाई एक्सिस के ऊपर 1 यूनिट की डिस्टेंस चल लूं तो वो क्या होता है? जे कैप। और फिर मैं थर्ड एक्सिस, जेड एक्सिस के ऊपर अगर 1 यूनिट चल लूं तो उसको, उस वेक्टर को क्या कहते हो आप? के। और कैप इसलिए लगाते हैं, कैप हम उस वेक्टर के ऊपर हम कैप लगा देते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। खुशी, इज दिस थिंग क्लियर टू यू? हाँ, तो आई कैप, जे कैप, के कैप डिफाइन हो गया हमसे। अब आगे की बात करते हैं। तो अभी आपने डॉट प्रोडक्ट सीखा, तो आपने ये सीखा किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो फिर आई कैप का आई कैप से डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बताओ मुझे? इसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और आई कैप जिसके ऊपर कैप लगा हुआ है, जिसके ऊपर टोपी लगी, उसका मैग्नीट्यूड 1 है।
उसका मैग्नीट्यूड वन है, वो कहे ना कहे वन है ना। तो वन का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना था, तो वन का स्क्वायर यानी कि वन, यानी कि आई डॉट आई क्या मिलेगा, हमेशा वन मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली जे डॉट जे भी क्या मिलेगा, वन मिलेगा। और सिमिलरली के डॉट के कैप डॉट के कैप की भी क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ये तीन चीजें क्लियर। अब बात करते हैं कि आई का आई से, आई का जे से, और आई जे का जे से और के का के से तो बात हो गई। अब बात करते हैं आपस में, आपस में मतलब आई का जे से, जे का के से, या के का आई से। तो ये तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर, एंड जेड एक्सिस एक्स एक्सिस से अगेन परपेंडिकुलर। तो सबके बीच का 90 90 डिग्री का एंगल है। और दो वेक्टर के बीच में अगर 90 90 डिग्री, ये भी वेक्टर्स है ना भाई, आई कैप जे कैप के कैप भी वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। तो इनके इनके बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos 90 इक्वल टू जीरो। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि अगर मैं आई का जे से कराऊं डॉट प्रोडक्ट, आई कैप का जे कैप से, या फिर मैं जे कैप का के कैप से कराऊं डॉट प्रोडक्ट, या फिर मैं के कैप का आई कैप से कराऊं डॉट प्रोडक्ट, हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो ये दो इंफॉर्मेशन मुझे यहां से लगी, खुद का खुद से वन, और खुद का दूसरों से क्या, जीरो। खुद का खुद से वन और खुद का दूसरों से जीरो आएगा, उल्टा होगा, है ना। खुद का खुद से जीरो लग रहा था भाई, खुद का खुद से एंगल जीरो है तो शायद ये जीरो होगा नहीं, क्योंकि कॉस थीटा लगा हुआ, साइन थीटा लगा होता तो ऐसे कैसे चलता, जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट में होगा आगे चल के ना, साइन थीटा लगेगा वहां पे। ठीक है ना, खुद का खुद से वन और खुद का दूसरों से जीरो, मतलब खुद और दूसरे कौन है यहाँ पे, आई कैप जे कैप और के कैप है। ठीक है, अब ये भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो भी हमको बहुत सारे थ्योरम्स को प्रूव करने में मदद करेगा। अभी एक थ्योरम और सीखनी है जिसमें ये तीन चीजें मदद करेंगी। याद हो गया ये, याद हो गया, चलो इसको लिखते हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज कि अगर मैं आई डॉट आई करूं, एक का करके बता दिया फिर बाकियों का करके नहीं बताया। अगर मैं आई डॉट आई करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप वन है, तो वन का स्क्वायर इक्वल टू वन। यहां तक क्लियर है। तो हेंस अब मैं तीनों के लिए बात कह सकता हूं, केवल आई कैप डॉट आई कैप के लिए नहीं, मैं जे कैप डॉट जे कैप के लिए बात कह सकता हूं, और मैं के कैप डॉट के कैप लिखूं, यहां तक लिखूं। लिख लिया। हम्म, ये 0 डिग्री लिखा हुआ है पे, गलत है, इसको 90 डिग्री। आई और जे के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल है ना। ये हो गया, तो फिर अगली चीज है खुद का दूसरों के साथ। खुशी नहीं लिख रहे हो आप, घर जाके लिखोगे। एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप इज व्हाट, 90 डिग्रीज। अब आई डॉट जे क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस तरीके से फिर तीनों के लिए बात कह सकते हो, अब आई डॉट जे भी जीरो हो जाएगा, जे डॉट के भी जीरो हो जाएगा, और आई डॉट के भी क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री एंड cos 90 इज इक्वल टू जीरो। चलिए, यहां तक क्लियर है, दोनों बातें। फोर्थ पॉइंट क्लियर है। फोर्थ पॉइंट में अपन ने यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, उनके बारे में सीखा कि उनके डॉट प्रोडक्ट्स का आंसर क्या निकल के आता है ना। तो उनके डॉट प्रोडक्ट्स का आंसर क्या निकल के आता है, अगर खुद का खुद से करें तो वन, और खुद का दूसरों से करें तो जीरो निकल के आता है। बार बार ये बात मैं रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट इतनी है कि आगे के थ्योरम्स इससे हम सीधे सीधे प्रूव करेंगे। फिर क्या होता है, अगर ये बात डायरेक्ट याद नहीं होती है ना, तो फिर आप रख के देखते हो, अच्छा cos 90 इक्वल टू ये cos जीरो, तो उसमें आप रख के भी कर लेते हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट, हाँ कुछ सेकंड्स में आप कह दो एक तो, और एक ऐसे सोच सोच के कहो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉट प्रोडक्ट व्हेन कंपोनेंट फॉर्म इज गिवन। डॉट प्रोडक्ट व्हेन व्हाट, कंपोनेंट फॉर्म इज। क्यों है ये इतनी इंपॉर्टेंट, पहले उसकी चर्चा करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी, और इसको प्रूव अपन ऊपर की प्रॉपर्टीज से करेंगे, है ना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि मैंने अभी अभी आपको कहा डॉट प्रोडक्ट पता करो, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या सिखाया, मैंने आपको ए डॉट बी ए सिखाया। क्या सिखाया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा। यानी आपको तीन चीजें चाहिए, क्या, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड थीटा बिटवीन। ठीक है, अगर आपको सिंपली मैं वेक्टर्स दे दूं कि बेटा ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, दोनों वेक्टर दे दिए,
तो आप, मैं मानता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी निकाल लेंगे, लेकिन ये बात तो मानते हो थीटा तो मुझे देना पड़ेगा, थीटा तो मुझे देना पड़ेगा। अगर मैं ना दूं तो आप किसी भी सूरत में डॉट भी निकाल सकते हो क्या, बताओ, बोलो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कंसीडर द सिचुएशन कि आप डॉट प्रोडक्ट कब तो कैसे निकालो और कब कैसे निकालो। अगर ये तीन चीजें गिवन है तो मैं खुद कह रहा हूं कि भैया ऐसे ही निकालना फॉर्मूला से, जैसे मैंने कहा है, जैसे मैंने कहा वैसे ही निकालना। या फिर तीन चीजें छोड़ो, एक दो वेक्टर्स गिवन है, लेटर से वेक्टर ए गिवन है क्या, कि कुछ भी 7 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 2 k कैप, एंड वेक्टर बी गिवन है लेट से कि 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 7 k कैप। अब दोनों गिवन है तो दोनों के मैग्नीट्यूड तो आप निकाल लोगे, लेकिन व्हाट अबाउट कॉस थीटा, थीटा तो मैं दूंगा जब भी पार पड़ेगी, नहीं तो पार पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। अगर मैं थीटा दे दूं, लेट से मैंने कहा कि ये लो भैया थीटा है 30 डिग्री, मजे करो, मैंने थीटा दे दिया, तो अब आप यही फॉर्मूला लगाओगे, नो ऑप्शन। बट द पॉइंट इज दैट कि अगर थीटा नहीं दे तो फिर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालें, जब कंपोनेंट्स गिवन हो, दैट्स इट। तो फिर वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थी, मतलब वो ऐसे कहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर बी आर दोस टू वेक्टर्स इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, साफ साफ कहेगा मैग्नीट्यूड ये है इसका, मैग्नीट्यूड ये है इसका, सीधे गुणा करो, है ना। या तो सीधे मैग्नीट्यूड देगा या कंपोनेंट देगा, कि कंपोनेंट से मैग्नीट्यूड निकाल लो। थीटा उस केस में तो देना पड़ेगा जिसमें सीधे मैग्नीट्यूड दे रहा है, लेकिन इस केस में जरूरत नहीं है, इस केस में इसको जरूरत नहीं है ना, कंपोनेंट फॉर्म में उसको थीटा देने की जरूरत नहीं है। यू कैन फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, यही हमारा टॉपिक है। और उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ प्रूफ करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे प्रूफ, ऐसे करेंगे, आ जाओ, उसमें तो लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ। तो टेल मी वन थिंग, कि आपको वेक्टर ए गिवन हो, इसके कंपोनेंट्स a1 a2 a3 ले लेते हैं ना, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। वहां पे तो क्या ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो लिखे हुए में मजा नहीं आएगा ना, अलग से करके देखते हैं वापस। वेक्टर बी आपको कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है b1 i कैप, b2 j कैप एंड b3 k कैप। फाइन। अब करना है साहब आपको उनका डॉट प्रोडक्ट, क्या करना है, और आपको थीटा गिवन नहीं है, अगर थीटा गिवन होता तो दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू थीटा कर देता, इंटू कॉस थीटा कर देता। तो अब क्या करें, अब डॉट प्रोडक्ट का मतलब है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और मुझे ये भी पता है कि डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग बट स्केलर प्रोडक्ट, यानी इसका आंसर स्केलर आता है। और स्केलर मल्टीप्लीकेशन में एक रूल है कि अगर आपको ऐसा कुछ गिवन हो x प्लस वाई इक्वल टू मान लो a प्लस बी, तो आप कैसे कर सकते हो x इंटू ए इंटू एक्स इंटू बी इंटू वाई इंटू ए, तो वो रूल इधर भी अप्लाई होगा, बिकॉज इसका आंसर भी एक स्केलर निकल के आता है। तो दैट मीन्स आपको ये करना है, मानते हो, इसको इससे, इसको इस नहीं, पहले इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, देन इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ये करना है आपको, बेसिकली यही करना है, करना स्टार्ट करो। आप ये भी मानते हो कि नो टर्म्स, नो कंपोनेंट्स बनेंगे इस वेक्टर, मतलब नो टर्म्स बनेंगी, कंपोनेंट तो क्या तीन ही होते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। अब वो सेम है कि अलग है, वो आपको चेक करना है। तो पहले a1 को स्टार्ट कर दूं मैं मल्टीप्लाई करना, तो a1 b1, देखो इसको इससे करा रहा हूं, तो a1 इंटू b1 तो स्केलर क्वांटिटी, और आई कैप इंटू आई कैप, आई कैप इंटू, मैं पूरा करके बता रहा हूं आपको, आई कैप इंटू आई कैप, ठीक है। प्लस दूसरे का बताओ, a1 b2 आई कैप इंटू जे कैप, प्लस a1 b3 आई कैप इंटू के कैप, ठीक है। ये तो a1 का काम खत्म। प्लस a2 पे आओ, a2 b1 जे कैप इंटू आई कैप, कुछ ही समझ आ रहा है। देन व्हाट, a2 इंटू b2 जे कैप जे कैप जे कैप जे कैप, देन व्हाट, प्लस a2 b3 जे कैप के कैप। लास्ट a3 की बारी, a3 के कैप इंटू आई कैप। आप चाहो तो उल्टा भी स्टार्ट कर सकते हो, बी वेक्टर के कंपोनेंट्स को लेके भी मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के कैप इंटू आई कैप, देन व्हाट, a3 b2 के कैप इंटू, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी रफली कर रहे हैं, अभी फेयर में बता दूंगा, ये सब फेयर में भी किया हुआ है, वहां से आप नोट कर लेना, है ना। के कैप इंटू जे कैप प्लस a3 b3 के कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट। अब ये चीज तो समझ में आ गई ना बेटा, कि नंबर को नंबर से कराओगे, वेक्टर को वेक्टर से कराओगे, ये चीज तो समझ में आ गई होगी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखा इसलिए पहले स्केलर बता दिया हमने, है ना। ठीक है, कोई ऐसे ऐसे तो नहीं समझेगा कि सर आप ऐसे क्यों नहीं करोगे, a3 के कैप इंटू b3 के कैप,
तो A3 स्केलर है, ये वेक्टर है, तो स्केलर को तो स्केलर से ही कराओगे और फिर उसके बाद वेक्टर इनटू वेक्टर करके लिख दोगे आगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मुझे बताओ, अभी अभी आपने सीखा है कि खुद का खुद से डॉट प्रोडक्ट 1 और खुद का दूसरों से, तो आई का जे से, आई का के से, जे का आई से, जे का के से, के का आई से 0 और के का जे से 0, 0 इंटू एनीथिंग होगा 0 ही बनेगा। तो ये सारी टर्म्स तो खत्म। और खुद का खुद से क्या होता है 1, तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, 1 इंटू A1 B1 यानी कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, दैट्स इट। अरे कुछ नहीं करना, A1 इंटू B1, A2 इंटू B2, A3 इंटू B3 करके सम करना है। यानी कि आई कैन से द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स नथिंग बट द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब आई कैप का आई कैप सही, जे कैप का जे कैप सही, और के कैप का के, ऐसे नहीं कि आई कैप का के कैप से कर दो, है ना, है ना। ठीक है, तो स्केलर कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट करो, कोरस्पॉन्डिंग कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट करो और सम कर दो, यही है आपका डॉट प्रोडक्ट। तो ये इस कंपोनेंट फॉर्म में अगर आ जाए तो इस तरीके से डॉट, और ये भी एक स्केलर निकल के आएगा, क्योंकि स्केलर है, ये स्केलर है, ये स्केलर, सब स्केलर है, तो इनका जो भी ऑपरेशन लगा रहे हैं फाइनली आंसर विल बी ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आ जाइए, यही सब वहां पे इलस्ट्रेट किया गया है। लेट वेक्टर ए इक्वल टू दिस, वेक्टर बी इक्वल टू दिस, तो ए डॉट बी किया हमने, तो हमने सिंपली ए वेक्टर इधर रख दिया, डॉट बी वेक्टर उधर रख दिया, कंपोनेंट फॉर्म में, है ना। ये ए वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म यहां रख दी और बी वेक्टर की वहां रख दी। फिर 1 to 1 प्रोडक्ट करना स्टार्ट किया, तो 1 to 1 किया तो पहले A1 B1 आई कैप, फिर दूसरे वाले को करना किया, फिर तीसरे वाले को। तो कौन कौन से कंपोनेंट जीरो हो गए, जो खुद का दूसरों से हो रहे हैं, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, और बचे ये तीन जो डायगोनली आ रहे हैं, और इसमें भी इसका प्रोडक्ट 1 इसका प्रोडक्ट 1। तो फाइनली आंसर क्या है, डॉट बी इक्वल टू, यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ठीक है ना बेटा, इसको कर देते हैं अपन पैक। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट, डन। ओके, यहां तक क्लियर है सबको सारी बातें। नाउ वी विल टॉक अबाउट एन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि देखो ए डॉट बी के अंदर इसकी जो फॉर्मूला है उसमें कॉस थीटा निकल के आ रहा है। तो हम अब तक बात कर रहे थे कॉस थीटा देगा 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 देगा, मान लो नहीं दे, नहीं दे, क्योंकि उल्टा क्वेश्चन तो आई जाता है ना, आई जाता है। पाइथागोरस थ्योरम से हमको हाइपोटेन्यूज की लेंथ मिलती है, लेकिन हाइपोटेन्यूज की लेंथ देकर बची हुई दो साइड्स में से किसी एक साइड की लेंथ भी तो पूछता ही है, उल्टा क्वेश्चन नहीं आती क्या। तो हम क्या करेंगे, cos थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, और एक बार cos थीटा की वैल्यू निकल गई तो थीटा निकल गया, और थीटा एक्चुअली दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो बड़ा ही सरल है, इससे सरल कुछ है ही नहीं। देखो ध्यान से, कि अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मतलब मुझे कोई भी वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में दे दे, तो डॉट प्रोडक्ट भी निकाल दूंगा, अभी पिछले वाले फॉर्मूला से निकाला ना, A1 A2 B1 B2, मैग्नीट्यूड भी निकाल लूंगा A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर, और इस तरीके से रूट करके। तो फिर मैं cos थीटा, यहाँ से cos थीटा कैसे निकलेगा, आप चीजों को बस इधर उधर ले जाओ, तो देखो ये cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये चीज, ये पूरी चीज उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, यानी ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डिवाइड बाय इनटू मैग्नीट्यूड वेक्टर बी। और मोर पर्टिकुलरली अगर बात करें, तो वेक्टर ए और डॉट वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट अभी अभी हमने लिख के बताया क्या होता है, ये होता है, ये होता है कंपोनेंट फॉर्म में, और इसका मैग्नीट्यूड ये होता है, ये तो आप सदियों से जानते हो। ठीक है ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो आप बहुत पहले से जानते हो। ठीक है, तो ये cos थीटा की वैल्यू हो गई। कोई कहे कि सर एंगल की बात हुई थी, आपने कोसाइन ऑफ एंगल दिया है, तो कोई बात नहीं, थीटा निकाल लेना कॉस इनवर्स से, है ना। अगर कंप्लीट निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं भी निकलता है तो कोई बात नहीं, हम क्लास 12th में हम कोस इनवर्स करके भी छोड़ देते हैं कि यही एंगल है, समझ जाते हैं ना। जैसे कोस इनवर्स मान लो कुछ भी आ गया, कोस इनवर्स 7, कोस इनवर्स 7 तो खैर आ नहीं सकता, पाई में आएगा, कोस इनवर्स पाई/6 पाई/3 कुछ भी ऐसे करके भी छोड़ सकते। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, बताओ, आप बताओ स्कूल का क्या आज वो है वो शेड्यूल आपका, तो फिर आगे की बात कर। टाइम हुए हैं 8:04, 8:04। ठीक है, चलो, तो फिर द नेक्स्ट टॉपिक इज, तो फिर तो शायद हमारा पूरा ही हो जाएगा, है ना, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि आधे घंटे में तो हम काफी, आधे घंटे में हमने ये कर लिया तो आधे घंटे में हो भी जाएगा। तो आ जाओ, अब है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स।
टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है हमारे पास स्केलर। यहां तक क्लियर है? तो 6 चीजें कौन कौन सी पड़ी, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहली चीज क्या पढ़ी आपने? दो प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो स्केलर होता है ना, तभी इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट है। दूसरा वो कॉम्यूटेटिव होता है, दो प्रोडक्ट्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव। तीसरी चीज क्या पढ़ी थी? स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल्स जब थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री और थीटा 180 डिग्री हो। ठीक है। चौथी चीज उसके रिजल्ट के रूप में हमने पढ़ी कि खुद का खुद से और खुद का दूसरों से क्या होगा। पांचवी चीज हमने क्या पढ़ी कि कंपोनेंट फॉर्म में हम कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। और छठी चीज क्या पढ़ी कि दो वेक्टर्स के बीच में बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट अपन एंगल कैसे निकालेंगे। देखो, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट भी एंगल निकाला जा सकता है, लेकिन ये बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यानी क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट की डेटा गिवन है और एंगल कैसे निकालेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला सीखा हमने, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ ए। उसमें साइन थीटा आएगा, उसके फिर वो उसमें वेक्टर भी निकल के आएगा, तो उसके साथ क्या करना है वो तभी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास जिसके प्रूफ भी हमको कई बार करने पड़ते हैं। तो हेडिंग इज टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। पहली प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी। क्या है बेटा? वन सेकेंड। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवरहेड। ये अपन ने स्केलर मल्टीप्लीकेशन में भी किया था। तीन प्रॉपर्टीज अपन ने डिस्ट्रीब्यूटिव स्केलर मल्टीप्लीकेशन में भी की थी, अभी डॉट प्रोडक्ट में भी कर रहे हैं। तो ये क्या कहता है कि अगर आपको मल्टीप्लीकेशन, देखो उधर भी मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन था और इधर भी मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन है, कभी भी एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी हमेशा क्या होगी? मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ही होगी। क्या कहता है कि अपन सिंपली जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, ऐसे x प्लस वाई हो, तो हम क्या कर सकते हैं 3x प्लस 3y। वो काम हम यहाँ पे वेक्टर्स की दुनिया में भी कर सकते हैं कि अगर दो प्रोडक्ट का सम है और बाहर एक प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट हो रहा हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले हमने कल ये सीखा था कि यहाँ पे लैम्डा हो, स्केलर हो, तो अपन ये कर सकते हो लैम्डा इंटू बी और लैम्डा। आज अपन क्या सीख रहे हैं कि लैम्डा की जगह वेक्टर हो तो वेक्टर में भी वही कर दो, यानी सेम चीज है। समझ गए? समझ गए ना? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट लगाना जरूरी है क्योंकि प्रोडक्ट में यहाँ पे स्पेसिफिक है कौन सा प्रोडक्ट। ए डॉट बी, क्योंकि कुछ नहीं लगाएंगे तो फिर वो कौन सा प्रोडक्ट माने, है ना, क्योंकि यहाँ पे साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अच्छा, ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए भी लिख सकते हैं क्योंकि है तो ये कॉम्यूटेटिव। और ए डॉट सी पहले लेके ए डॉट बी बाद में भी ले सकते हैं, कुछ किसी का कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे सब अलाउड है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन ना तो रियल नंबर्स में अलाउड होता है ना इधर। एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन का मतलब ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इनटू वेक्टर सी, अंदर तो प्रोडक्ट। तो अब ऐसा अलाउड है कि सोचो जरा, ये तो रियल नंबर्स में भी अलाउड नहीं है ना। तो एक्चुअली प्रॉपर्टीज करीब करीब रियल नंबर से मैच होती है हमारी, कुछ एक को छोड़ के। स्केलर वाली या मैट्रिक्स में भी मैच हो ही रही थी, अब वो वेक्टर के केस में बस थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे स्केलर का भी थोड़ा सा तड़का लगाते हैं। मान लो एक लैम्डा इंट्रोड्यूस हो गया। क्या हो गया? लैम्डा इंट्रोड्यूस हो गया। अब लैम्डा का डॉट प्रोडक्ट के साथ कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। तो ये कहता है कि अगर मेरे पास एक दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है और इनके डॉट प्रोडक्ट जो कि एक स्केलर निकल के आएगा उसको मैं एक नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कराऊं, तो आपके पास ऑप्शन है, चाहो तो आप लैम्डा को उससे करा दो या उससे करा दो या दोनों का करके फिर अंतिम में इससे कराओ, क्योंकि एक्चुअली है तो तीनों नंबर ही, है तो तीनों नंबर ही, है ना। मतलब डॉट प्रोडक्ट भी नंबर, ये भी नंबर। तो चाहो तो आप लैम्डा को पहले इससे मल्टीप्लाई करा सकते हो, लैम्डा को उससे मल्टीप्लाई करा सकते हो। कहने का मतलब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि लेट से मेरे पास है वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, एंड वेक्टर बी है मेरे पास लेट अस से i कैप प्लस j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, अब देखो, और मेरे पास एक नॉन जीरो स्केलर है लेट से लैम्डा इक्वल टू 3। अब मेरे को इन तीनों का प्रोडक्ट चाहिए, लैम्डा इंटू ए डॉट भी चाहिए। क्या चाहिए? लैम्डा। तो एक बार पहले मैं ए डॉट भी कराता हूं, तो 3 वन जा 3, 2 वन जा 2, -1 इंटू -6 क्या है? 3 प्लस 2 5 प्लस 6 11। और अब इस 11 को मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी कि 11 3 जा 33, लैम्डा 3 है ना। ठीक है, एक तरीके से आंसर तो ये आया। पहले मैंने डॉट प्रोडक्ट करा के फिर लैम्डा से मल्टीप्लाई। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस 3 को पहले ही किसी से भी मल्टीप्लाई करा दो, चाहो तो ए से करा दो, चाहो तो बी से करा दो। लेट से ए से करा दो, तो 3 3 जाइए हो गया 9, 3 2 जाइए हो गया 6 एंड 3 इंटू -1 -3। अब कराओ जरा, 9 इंटू 1 9,
6 into 1 6 and minus 3 into minus 6 plus 18, you will see the same result. 15 and 18 अभी भी 33 है. Proved? प्रूव्ड. लेमडा को जरूरी नहीं है पहले डॉट प्रोडक्ट करके ही बाद में मल्टीप्लाई करा जाए. लेमडा को पहले भी किसी भी वेक्टर से, किसी भी बी से भी करा सकते हो, करा के और फिर बाद में डॉट प्रोडक्ट वाला ऑपरेशन कैरी आउट किया जा सकता है. और चाहो तो डॉट प्रोडक्ट वाला ऑपरेशन पहले भी कैरी आउट किया जा सकता है. समझ गए दो प्रॉपर्टीज बेटा? ओके. उसका हालांकि हमने ऐसा कोई प्रूफ नहीं देखा, अभी क्वेश्चंस में आ ही जाएगा. तो क्या कहता है, लेमडा इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, लेमडा इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू या तो लेमडा इनटू वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी से, या फिर वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट लेमडा इनटू वेक्टर बी से. कुछ भी कर लो, वी विल गेट द सेम आंसर इन ऑल द थ्री केसेस. ठीक है, चलें आगे. कोई डाउट यहां तक? खुशी? ओके. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास दो है ना. एक्चुअली ये तो क्या है, इसी का पर्टिकुलर केस है देखा जाए तो, है ना. ठीक है, अब आ जाओ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी हम बात कर रहे थे कि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर. तो उसके लिए हम सीखेंगे प्रोजेक्शन क्या होता है. ध्यान से सीखेंगे इस टॉपिक को. प्रोजेक्शन का एक आध क्वेश्चन अक्सर मैंने देखा है बोर्ड एग्जाम्स में, और मोर ओवर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की पढ़ाई के लिए, स्पेशली 3D के लिए. प्रोजेक्शन का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया, परछाई की लंबाई. परछाई की लंबाई. तो क्या कहता है कि हेयर लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. देखो सिंपल सी बात करता हूं मैं आपसे. लेट से ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. अगर लेट से मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं लाइक दिस 90 डिग्री, है ना. लेट से ये था ओ, ये था ए, ये था बी, और लेट से ये है पी. ठीक है. तो मुझे बताइए, लेट से ये थीटा है इन दोनों के बीच का एंगल, है ना. तो मुझे बताइए कॉस थीटा क्या होगा. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. बेस क्या है बेटा? ओपी. हाइपोटेन्यूस क्या है? ओ ओ ए. यही होगा. ठीक है. ओ ए को मैं क्या लिख सकता हूं? ओ ए को मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए. भाई ओ ए को मैं एक, अभी तो लाइन सेगमेंट के नजरिए से देख रहा था, लेकिन वेक्टर के नजरिए से देखूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए लिखना पड़ेगा. कोई डाउट नहीं यहां तक. तो यहां से ओपी क्या निकल के आया? टेल मी. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए इंटू इंटू कॉस थीटा. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए. ये जो ओपी आई ना, ये ओपी, ये ओपी ए का बी पे प्रोजेक्शन है ना. इट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी. वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी. अब सुनना ध्यान से. अभी आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे. टेल मी वन थिंग, डॉट प्रोडक्ट होता क्या है? टेल मी वन थिंग, व्हाट इज अ डॉट? हेलो. हाँ सर. हाँ सर, गुड मॉर्निंग. सो वी वर टॉकिंग कि अभी 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 हमने सीखा है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है. बताओ बेटा, फिर से बताओ क्या होता है डॉट प्रोडक्ट. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. अच्छा, इसको भी देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ. मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए को मैं शॉर्ट करके मैग्नीट्यूड ऑफ सिंपली वेक्टर ए लिख दूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको ज्यादा आसान समझ में आएगा. ठीक है ना. तो इधर भी कर दूं फिर मैं वो चीज, टू लेटर में ना लिख के सिंगल लेटर में. ठीक है, यही हो गया, ये है ना, यही हो गया. मैग्नीट्यूड बना देता हूँ. ठीक है, चलो. अब हम बात कर रहे थे ए डॉट बी. क्या सीखा आपने अभी अभी? कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा. अब देखो ध्यान से, दिस इंटू दिस क्या है? प्रोजेक्शन. जिसको उस प्रोजेक्शन को अपन पी से भी डिनोट कराते हैं, पी. ये तो एक्चुअली प्रोजेक्शन है, तो ये पी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हो गया. मैं भी तो वही कह रहा था, परछाई की लंबाई इंटू वेक्टर बी की लंबाई. यही कह रहा था मैं. डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिक मीनिंग परछाई की लंबाई इंटू वेक्टर की लंबाई. दूसरे वाले वेक्टर जिस पर परछाई पड़ रही है उसकी टोटल लंबाई इंटू पहले वाले वेक्टर की उस पर परछाई की लंबाई. दैट मीन्स ओपी मल्टीप्लाइड बाय ओबी. ओपी multiplied by OB is nothing but the dot product of these two vectors. That's it. OP is the length of परछाई और OB is what? Total length of vector B. ठीक है ना. अब आप कह रहे हो सर कॉम्यूटेटिव है,
तो इसका उल्टा करें तो सेम लंबाई मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलेगी। इसका अगर हम उल्टा करें तो सेम लंबाई मिलेगी। कैसे? अब उल्टा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस वेक्टर को थोड़ा सा एक्सटेंड, क्योंकि ये वेक्टर बड़ा है, वो छोटा है, लंबाई में छोटा है ना, तो उसकी परछाई सीधे सीधे पड़ गई। अब ये बड़ा वेक्टर है तो बड़े की परछाई तो एक्सटेंड करने के बाद ही पता चलेगी, छोटे पे अगर आप परछाई डालोगे उसकी। सो इट इज व्हाट, इसको मैंने आगे परछाई कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो और मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, लेट्स से ऐसे, या फिर मान लो ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब मान लो ये ओ क्यू है। अब सुनो, अब ओबी की परछाई ओए पे जो पड़ रही है, ओबी की परछाई ओए पे जो पड़ रही है, उसको मैं ओ क्यू कहूंगा, कहूंगा। तो जैसे ओपी यहाँ पे वेक्टर ए डॉट कॉस थीटा निकल के आया, तो इसी फॉर्मूला से आप ओ क्यू निकाल लोगे तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। क्या निकल के आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। अब आओ यहाँ पे, अब ए डॉट बी क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, लेट से ये पी वन था, पहले वाली परछाई का नाम क्या था? पी वन, और ये जो दूसरी वाली परछाई है ये है पी टू, उल्टा जब किया। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा तो पी टू है, तो क्या हो जाएगा? पी टू इंटू ए वेक्टर, पी टू इंटू ए वेक्टर। अब पी टू क्या लंबाई है? पी टू है ओ क्यू, और ए वेक्टर की लंबाई क्या है? ओ ए। दैट मीन्स आप कैसे भी करके देख लो, ये दोनों लंबाई सेम निकलने वाली है। इसकी परछाई की लंबाई इंटू इसकी परछाई की लंबाई इंटू ये पूरा, पूरी लंबाई इज इक्वल टू व्हाट? इसकी परछाई की लंबाई इंटू ये पूरा वेक्टर। और इस बात को आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से भी प्रूव कर सकते हो, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, दोनों 90-90 डिग्री के ट्राइंगल्स हैं, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में अगर आप रेशियो निकालोगे ना, जो क्या कहते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, तो उस वाले कॉन्सेप्ट से आप चलोगे तो आपको अल्टीमेटली ये रिलेशन वहां से भी मिल सकता है। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? तो प्रोजेक्शन समझ में आया, और प्रोजेक्शन से रिलेट किया डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को, तो वो भी समझ में आया। देखो क्या कहता है हियर, थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी तो यहां बना दिया मैंने, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी तो मैंने यहां बना दिया, और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए मैंने यहां बनाया। तो ए का बी पे प्रोजेक्शन बनाने के लिए तो मुझे कुछ एक्सटेंशन करना नहीं पड़ा, क्योंकि बी मैंने वैसे ही बड़ा बनाया था। तो ये हो गई इसकी परपेंडिकुलर, जो मैंने दूसरे वेक्टर पे डाला, तो मेरी ये हो गई प्रोजेक्शन। सो देखो क्या कहता है, कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट? ओ बी डिवाइडेड बाय ओ ए। फाइन, cos थीटा इक्वल टू ओ बी डिवाइडेड बाय ओ ए। तो cos थीटा की वैल्यू ओ बी डिवाइडेड बाय ओ ए को क्या लिख सकते हैं अपन? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, तो ओ बी की लंबाई, यानी ओ बी तो थी मेरी प्रोजेक्शन, ओ बी तो थी मेरी प्रोजेक्शन, तो ओ बी इक्वल टू व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना? और इधर आ जाए, तो इधर हालांकि पूरा प्रूव नहीं किया है, ठीक है, देखो लिखा हुआ है वैसे तो, है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए क्या है। तो अब क्या होगा? ओसी, ये ओसी इसकी परछाई है, जो उस वेक्टर से भी बड़ी है। वेक्टर तो यहां से लेके यहां तक है, और परछाई और भी ज्यादा है ना। कई बार ऐसा होता है ऑब्जेक्ट छोटा होता है, परछाई बड़ी होती है, होता है कि नहीं होता है? कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट बड़ा होता है और परछाई छोटी होती है। ये फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में लगता है ये प्रोजेक्शन वगैरह, है ना। आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट थिंग, बट मैंने पढ़ा है, मैंने इसकी जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहा हूँ मैं एनसीईआरटी, तो उसमें उसने साफ साफ लिखा है कि दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच आर डायरेक्टली एप्लीकेबल इन फिजिक्स। ठीक है ना? तो अगर ये वाली परछाई की बात करें, ओ सी आया था ना, आया होगा, बिल्कुल आया होगा। तो अगर इसकी बात करें, ओसी की लंबाई की बात करें, तो ओसी की लंबाई क्या होगी? ओसी की लंबाई होगी वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को cos थीटा से गुणा करो। इसकी परछाई क्या थी? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को cos थीटा से गुणा करो, इसमें वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड, यानी जिसकी परछाई डाल रहे हो उसका तो चाहिए मैग्नीट्यूड, और साथ में चाहिए cos थीटा। सिंपल सा लॉजिक खत्म हो गया। बताओ, मैंने कहा एक्स वेक्टर की वाई वेक्टर पे परछाई बताओ, तो जिसकी परछाई है उसका तो ले लो मैग्नीट्यूड, तो एक्स वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड ले लो, और cos थीटा ले लो, जहां पे थीटा उन दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए। ठीक है, डन? बोलो, खुशी, समझ आया? ओके। सो फाइनल अगर इसका कंक्लूजन करें तो ओबी इज द परछाई ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, एंड ओसी इज द परछाई ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो ये फाइनल था मेरा, इसको मैं मार्क कर देता हूं यहां से, ये फाइनल। ठीक है, चलो आओ, तो देखो फाइनली खत्म कर दिया हमने। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी हम ऐसे मार्क करेंगे, और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए कैसे मार्क करेंगे? ये नीचे की तरफ मार्क करेंगे, ओसी इक्वल टू, अच्छा ये नई चीज है, सुनो 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 सुनो,
देखो मुझे एक चीज बताओ, cos थीटा की वैल्यू क्या रख दी, एक कैप रख दी, वो कहां से रखी, 1 सेकेंड। यस, देखो यहां से देखो, इस वाले पोर्शन को तो हमने एक्सप्लोर नहीं किया, इस वाले पोर्शन को एक्सप्लोर कर दिया। यहां तक समझ में आ गया। टेल मी cos थीटा ये होता है, बिल्कुल होता है। तो अब मुझे बताओ, इससे ये तो कट गया, कट गया, क्या बचा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मतलब प्रोजेक्शन कैसे निकालें अगर डॉट प्रोडक्ट गिवन हो, प्रोजेक्शन कैसे निकालें अगर मैग्नीट्यूड गिवन हो, तो क्या है, जिसकी परछाई उसका मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। लेकिन प्रोजेक्शन कैसे निकालें अगर डॉट प्रोडक्ट गिवन हो, तो ए डॉट बी ऑलरेडी गिवन है, तो मैं क्या कर दूंगा, ए डॉट बी को बी, ए डॉट बी को बी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या सिंपली बात कहूं तो वेक्टर ए को बी कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या है, बी कैप, समझ गए। तो वेक्टर a into b cap is the projection of a on b. This is the final and the last conclusion. समझ में आया। जिसका, जिसकी परछाई निकालनी है, जिसका प्रोजेक्शन निकालना है, वो तो ले लो पूरा वेक्टर, और जिस पर निकाल रहे हो उसका ले लो यूनिट वेक्टर, उसका ले लो यूनिट वेक्टर। जैसे बी पर निकाल रहे हो तो बी का ले लो यूनिट वेक्टर, और ए पर निकाल रहे हो तो ए का ले लो यूनिट वेक्टर, और जिसका निकाल रहे हो वो पूरा का पूरा चाहिए। ठीक है, डन, ठीक है। अच्छा, अब इस हिसाब से ऊपर चलो, उसका भी बताओ फिर। अगर बी का ए पे निकालें, भाई ए का अगर बी पे निकाल रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर वेक्टर ए इंटू बी कैप, वेक्टर ए इंटू बी कैप। और अगर बी का ए पर निकालो तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी इंटू ए कैप। समझ आया, जिस पर निकालो उसका कैप, और जो जिसकी निकालो उसकी पूरी। ये तो कब, जब डॉट प्रोडक्ट गिवन हो, ये तो कब, जब डॉट प्रोडक्ट या उससे रिलेटेड चीजें गिवन हो। एंड व्हेन थीटा इज गिवन, मान लो थीटा ही गिवन है, मान लो वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म गिवन है, तो थीटा गिवन नहीं मानते हम, उस केस में हम क्या मानते हैं कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। समझ गए। अगर वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म गिवन है तो वेक्टर ए की कंपोनेंट फॉर्म यहां पुटअप कर देंगे, वेक्टर बी की कंपोनेंट फॉर्म से उसका कैप निकाल लेंगे, और डॉट प्रोडक्ट करना सीख ही चुके हो, ये कर देंगे। समझ गए, ठीक है। लेकिन लेट से थीटा गिवन है, फिर क्या करेंगे, तो ए ऑन बी का आंसर क्या आएगा उसमें, ए ऑन बी का आंसर ये आएगा कि ए का तो मैग्नीट्यूड और cos थीटा, और इसमें बी का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। तो बेटा सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये आएगा तो क्या करना है, वो आएगा तो क्या करना है, यही फॉर्मूला था ऊपर। तो ऊपर वाले फॉर्मूला भी एक्चुअली एक्चुअली दो फॉर्मूला बन गए इसके, है ना। एक फॉर्मूला तो बन गया मेरा ये इसको मैं मार्क कर सकता हूँ, दिस इज द, सॉरी, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला व्हेन cos थीटा इज गिवन, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला व्हेन cos थीटा इज गिवन, इस केस में और उस केस में, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला व्हेन cos थीटा इज गिवन। अब बताओ, अब कितना टाइम बाकी है, हो गया क्या। सो लेट्स सी क्या क्या टॉपिक बचते हैं हम। मेन वैसे टॉपिक ये था जो हो चुका है, तो मेरे हिसाब से हो ही चुका होगा सब, देख लेते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये है बेटा, मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, जिसका प्रोजेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड, जिसका प्रोजेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड। ये कब फॉर्मूला लगा देना, जब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज गिवन। एंड लेट्स से अगर कंपोनेंट फॉर्म गिवन हो तो उससे भी आसान फॉर्मूला है, जिसका है उसको तो पूरा लो, और जिस पर है उसका कैप ले लो। ओके, जिसका है उसको पूरा ले लो, और जिस पर है उसको कैप ले लो। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ओके, अब ज्योमेट्रिक मीनिंग में अभी आपको बता चुका हूं, है ना, तो उसको रीड आउट कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट स्टार्टिंग में बता दिया था, जब अपन बात कर रहे थे कि परछाई इंटू अगली वाली लंबाई पूरी, है ना, परछाई इंटू अगली वाली लंबाई पूरी। पढ़ लेते हैं एक बार, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ज्योमेट्रिकली मीन्स, सुनो, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स बट आफ्टर मेकिंग देयर डायरेक्शन सेम। देखो एक्चुअली इसका मतलब पता है क्या है, जैसे ये दो वेक्टर है ना, ये दो वेक्टर है, तो ये क्या कह रहा है कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कर लो, बट एक शर्त है, डायरेक्शन सेम करना। अब भैया इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये, तो मैं सेम डायरेक्शन कैसे करूं, तो इस नहीं, प्रोजेक्शन करो। देखो मैंने कहा ये वेक्टर ये है, अब इस वेक्टर को सेम रखो पर डायरेक्शन इसकी रखो, तो एक्चुअली इसका प्रोजेक्शन की बात हो रही है।
एक्चुअली इस वेक्टर की प्रोजेक्शन की बात हो रही है इस डायरेक्शन में। समझ गए? समझ गए क्या कहा? कहने का मतलब ये है कि अभी अपन जो प्रोजेक्शन सीख रहे हैं ना, ऊपर चलो, तो इसमें ये जो वेक्टर है ना बेटा, ये जो वेक्टर है वेक्टर ओ बी, ये वेक्टर ओ बी एक्चुअली वेक्टर ओ ए है इस डायरेक्शन में। इसको मैं कह सकता हूं कि वेक्टर ओ बी इज नथिंग बट इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओ बी। समझ गए? तो ये डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिक मीनिंग यही होता है ना, डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिक मीनिंग यही होता है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स बट आफ्टर मेकिंग देयर डायरेक्शन सेम। तो लेट्स से ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इसका हमको करना है डॉट प्रोडक्ट, तो मैंने इसकी डायरेक्शन सेम करने के लिए ये वेक्टर बना दिया। अब ये वेक्टर, अब जो वेक्टर ए है ना वो एक्चुअली ये वेक्टर है, डायरेक्शन सेम करने के बाद ये वेक्टर है, तो अब इसका मैग्नीट्यूड और इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड को प्रोडक्ट करना है। वही किया हमने भी, दिस इंटू दिस ही तो किया, दिस इंटू दिस ही तो किया। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन सेम करूंगा तो ये वेक्टर आ गया, प्रोजेक्शन इनटू बी वेक्टर, उसका करो तो प्रोजेक्शन इनटू ए वेक्टर। ठीक है ना? तो देखो ये किया हमने, हेयर ए डॉट बी इक्वल टू, देखो इस केस में हमने ये सीखा था, इस केस में हमने क्या सीखा था, अगर 0 डिग्री का एंगल बनता है तो दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। तो देखो आ रहा है ना, ए डॉट बी जब हम कर रहे हैं, ए डॉट बी जब हम कर रहे हैं तो ये इंटू ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिस इंटू दिस। आप एक वेक्टर के ऊपर दूसरा वेक्टर रख रहे हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट यही आ रहा है ना, दिस इंटू दिस। तो अब आप कहोगे कि सर ये तो तब है ना जब दोनों के बीच के 0 डिग्री का एंगल है, दोनों के बीच में मान लो 30 डिग्री का एंगल है, 70 डिग्री का एंगल है, तो बेटा आप 0 डिग्री का एंगल बना लो। कैसे? प्रोजेक्शन करके। कैसे? प्रोजेक्शन करके। और एक बार जो 0 डिग्री का एंगल बन गया दोनों के बीच में, तो आपने खुद ने कहा है कि 0 डिग्री का एंगल हो तो दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होता है। आपने खुद ने कहा है। चीज को समझिए क्या कहा मैंने भाई, दो वेक्टर्स हैं एक के ऊपर एक, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। आपने खुद ने कहा मैंने थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर्टिकुलर केस लिया था अपन एंगल। तो अब आपको कि सर ये तो आप आना तब कह रहे हो जब 0 डिग्री का एंगल है, लेकिन लेट से 0 डिग्री का एंगल नहीं, ये इतना डिग्री का एंगल है। तो आप क्या करो, पहले इनके बीच का 0 डिग्री का एंगल बनाओ। वो बनाना मतलब प्रोजेक्शन करना। अब प्रोजेक्शन कर दिया, अब इस प्रोजेक्शन को इससे मल्टीप्लाई कर, फिर बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। इट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। तो ये हो गया इसका स्केलर। अगर आप वीडियो से नोट करो तो ये स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ज्योमेट्रिकली मींस द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड बट आफ्टर मेक, हाँ इसके नीचे है। दो इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज हैं। अब बताओ कितना टाइम बचता है? नहीं है बिल्कुल भी। तो लेट से पहले कितना बाकी है? चलो बच्चों फिर कंटिन्यू करते हैं। देखो आगे, देखो सबसे पहले अब हमारे पास टाइम भी है, मतलब टाइम इन द सेंस अब ये वीडियो बन रही है तो मेरे पास टाइम है एक्चुअली आपको अच्छे से क्लेरिफाई करने का। पहले तो आप जल्दी जल्दी कर रहे थे। ठीक है, तो अब मैं बिल्कुल डिटेल में फिर से बात कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में कि जो ज्योमेट्रिक मीनिंग है। देखो एक बार मैं इसके लिए एक अलग शीट खोलता हूँ, है ना, और चीज़ को समझो। एक्चुअली जो ज्योमेट्रिक मीनिंग है ए डॉट बी का वो क्या है कि एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन सेम हो, जिसकी डायरेक्शन क्या कहा मैंने, सेम हो, तो दूसरा वेक्टर भी इसकी डायरेक्शन सेम है। सेम डायरेक्शन मतलब उसी के ऊपर मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। लेट्स से ये इसकी सेम डायरेक्शन का वेक्टर है ना। तो लेट्स से पहला वाला वेक्टर था वेक्टर ए, पहला वाला वेक्टर था वेक्टर मतलब जिसकी डायरेक्शन सेम है, ऊपर छोटा वाला वेक्टर ले लो वेक्टर ए, और ये बड़ी वाले का ले लो वेक्टर बी। तो ए डॉट बी एक्चुअली होता क्या है, ए डॉट बी क्या होता है, इनके दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, अगर अगर डायरेक्शन सेम है तो, अगर डायरेक्शन सेम है तो यही हमने वहां पे लिखा हुआ पढ़ा है कि एक्चुअली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर प्रोडक्ट्स बट आफ्टर मेकिंग देयर डायरेक्शन सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आफ्टर मेकिंग देयर डायरेक्शन सेम, आफ्टर मेकिंग देयर डायरेक्शन सेम। विथआउट मेकिंग डायरेक्शन सेम आप प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स नहीं कर सकते, आपको पहले डायरेक्शन सेम करनी पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो ये इसकी डायरेक्शन सेम थी तो हमने सीधे सीधे लिख दिया। अच्छा, इसका प्रूफ भी अभी अभी आपने किया है कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री का, इनके दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो 0 डिग्री का एंगल हो रहा हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, यही होता है, अभी अभी आपने किया है। तो यही डॉट प्रोडक्ट है कि इनके मैग्नीट्यूड का डायरेक्ट। लेकिन अब बात करते हैं कि सर डायरेक्शन सेम ना हो तो देखो डायरेक्शन सेम नहीं है, मैं इस वेक्टर को उठा रहा हूँ, इस वेक्टर के बीच में कुछ एंगल बना रहा हूँ। अब एक चीज आपने नोटिस करी, देखो जब ये इसके ऊपर पूरा था तो इसका प्रोजेक्शन इतना ही था,
जितनी इसकी खुद की लंबाई है। वेक्टर ए की लंबाई जितनी है, प्रोजेक्शन भी वो उतना ही दे रहा है ना। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा प्रोजेक्शन कम होता जाएगा, बढ़ेगा नहीं कम होगा। देखो एंगल बढ़ रहा है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो, पहले आपका प्रोजेक्शन यहां से लेके यहां तक आ रहा था लगभग, और अब आपका प्रोजेक्शन यहां से लेके यहां तक ही आ रहा है, इसके सीधे। तो प्रोजेक्शन यानी परछाई छोटी होती जाएगी। और थोड़ा बड़ा कर दो, और थोड़ा एंगल बढ़ा दो, ये लो एंगल यहाँ आ गया। अब परछाई केवल इतनी सी रह गई यहाँ से लेके यहाँ तक, प्रोजेक्शन और छोटा हो गया। और बिल्कुल अगर 90 डिग्री कर दूं तो आपको बता ही था प्रोजेक्शन जीरो हो जाएगा। अगर बिल्कुल 90 डिग्री कर दूं तो अब परछाई क्या है, बिल्कुल ये पॉइंट ही इसकी परछाई है, यानी जीरो परछाई है, प्रोजेक्शन जीरो है। ठीक है, तो ये चीज समझ नहीं। चलो हम बात कर रहे थे कि अगर इसके बीच में कुछ भी एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे मान लो बीच में कुछ भी एंगल है ना। ये है मेरा वेक्टर ए, और ये है मेरा हम्म ये है मेरा हम्म, ये है मेरा वेक्टर ए और ये है मेरा वेक्टर बी। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालें सर, आपने तो कहा था परछाई सेम है तो दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कर दो, हमने कर दिया। बट अब डायरेक्शन सेम नहीं है, इसकी डायरेक्शन है ये, इसकी डायरेक्शन है ये, तो मैंने क्या कहा डायरेक्शन सेम करो। और डायरेक्शन सेम करने का मतलब है प्रोजेक्शन डालो। तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो यही तो है, इसका प्रोजेक्शन यही तो है यहां से लेके यहां तक। तो इसकी जो प्रोजेक्शन डला, उस प्रोजेक्शन की लंबाई इनटू, मतलब इस प्रोजेक्शन की लंबाई मतलब इस प्रोजेक्शन वेक्टर का, ये जो प्रोजेक्शन वेक्टर बना है इस प्रोजेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का पूरे का मैग्नीट्यूड। यही एक्चुअली मीनिंग है ए डॉट बी का। तो फुल अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब इसकी इस लंबाई को कैसे निकालोगे, इस लंबाई को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए डॉट बी जब हम इसको निकालेंगे तो अभी अभी आपको बताया क्या, ए डॉट बी इक्वल टू, देखो वेक्टर बी तो वैसा का वैसा ही रहेगा, और वेक्टर ए, ये लंबाई कैसे निकलेगी, ये निकलेगी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ये लंबाई प्रोजेक्शन पी वन, अभी फर्स्ट वाला फॉर्मूला बताया था ना, जिसकी परछाई निकाल रहे हो उसका तो ले लो मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। तो ये कैसे निकलेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कोस थीटा, और वेक्टर बी एज इट इज तो बन के आ गया वापस वो का वही फॉर्मूला, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो होपफुली अब आपको ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर समझ में आ गया होगा। जाते जाते मतलब इस टॉपिक से जाते जाते फिर अगले टॉपिक की बात करेंगे। लास्ट में जाते जाते फिर से एक लास्ट टाइम आप देख सकते हो, देखो इधर 0 डिग्री का एंगल है, तो इस केस में ए डॉट बी क्या आएगा, जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और इस केस में जो है ये कुछ एंगल है इसके बीच में, तो हम क्या करेंगे, इस इसकी डायरेक्शन सेम करने के लिए इसका प्रोजेक्शन डालेंगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, पहले तो हम ये करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, ये तो हो गई ये वाली लंबाई, ये वाली हो गई ये वाली लंबाई, और फिर इसको वेक्टर बी की लंबाई से मल्टीप्लाई करेंगे। और प्रोजेक्शन जब आप डालोगे तो प्रोजेक्शन का आंसर वही निकल के आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, और उसको इससे बी से मल्टीप्लाई करा देंगे, हो जाएगा ए डॉट बी। ठीक है ना। तो अभी आपको होपफुली अब सब कुछ समझ में, देखो यही हुआ, इसका प्रोजेक्शन का आंसर तो यही हो गया। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी फिर सही करके लिख दिया तो वही आंसर आ गया, ए डॉट बी का वही फॉर्मूला वापस बन गया। और जब प्रोजेक्शन जीरो मतलब सॉरी जब एंगल जीरो था तो फिर फॉर्मूला ये था ही सही, हमने सीखा भी है प्रॉपर्टीज में। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक इज टू इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो खुद भी इंपॉर्टेंट है, देन उनका प्रूफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, और नाम भी उनके बड़े अच्छे हैं। कॉशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी और एक है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये दो इनइक्वालिटी इज द लास्ट टॉपिक फॉर डॉट प्रोडक्ट, और उसके बाद फिर हम सीधे एक्सरसाइज की तरफ चल सकते हैं। ठीक है, टू इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो पहले तो इनइक्वालिटीज एक्चुअली प्रॉपर्टीज कह दो, इनइक्वालिटीज कह दो, थ्योरम्स कह दो, वॉट एवर यूज लाइक, है ना, है बड़ी इंपॉर्टेंट कुल मिला के बात ये। ठीक है ना। तो इनइक्वालिटीज है एक्चुअली, इनइक्वालिटी हम समझते हैं कि जब दो चीजें इक्वल नहीं होती हैं, बड़ी छोटी होती हैं, तो उनको इनइक्वालिटी है। तो पहली चीज है कॉशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। ये नाम इसलिए क्योंकि कॉशी एंड स्क्वायर्स नाम के मैथमेटिशियन ने इनको डेवलप किया, इसलिए इसका नाम कॉशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। स्पेलिंग भी ढंग से याद करके चले जाना, कई बार फिल इन द ब्लैंक में भी आ जाता है कि ये इनइक्वालिटी कौन सी। तो पहले तो मैं आपको इनइक्वालिटी बता देता हूं। तो इनइक्वालिटी कहती है, इनइक्वालिटी बड़ी ही सरल सी चीज कहती है, बड़ी ही सरल सी चीज। इनइक्वालिटी कहती है कि लेट से इनइक्वालिटी कहती है कि ये है मेरे पास वेक्टर ए, और ये है मेरे पास वेक्टर बी। तो आप ए डॉट बी कर दो, एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आई, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए
और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कर दो, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आई। तो ये स्केलर क्वांटिटी इस स्केलर क्वांटिटी से या तो बड़ी होगी या छोटी, अगर इसके नेगेटिव साइन को अवॉइड कर दिया जाए। दैट मीन्स ए डॉट बी अगर एक नेगेटिव आ रहा है, यानी इसका मॉडुलस लिखो, इस स्केलर क्वांटिटी का मॉडुलस इस वाली स्केलर क्वांटिटी से हमेशा क्या आएगा, या तो छोटा आएगा या बड़ा आएगा, ऐसा कहती है कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी। अब इसमें रीड आउट करो, देखो क्या कहता है वो, कि ए डॉट बी का, देखो अब ध्यान से सुनो, एक चीज आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, देखो यहाँ पे ये डंडे लगे हुए हैं, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड, लेकिन यहाँ पे डंडा लगा हुआ है, इसका मतलब है मॉडुलस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों सर, इधर तो मॉडुलस, इधर इधर इसका मतलब मैग्नीट्यूड। देखो वेक्टर के आगे डंडे लगने का मतलब होता है मैग्नीट्यूड निकालना। और एक क्वांटिटी जो ऑलरेडी स्केलर है, अभी ए डॉट बी तो ऑलरेडी एक स्केलर क्वांटिटी है ना, तो स्केलर का मैग्नीट्यूड थोड़ा निकलता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलता है। स्केलर तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, स्केलर तो ऑलरेडी एक मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालो, तो ये ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है। तो अगर किसी स्केलर क्वांटिटी के आगे डंडे लगा दूं, जैसे मैंने कहा -3 के आगे डंडे लगा दिया, तो इस डंडे का मतलब मैग्नीट्यूड थोड़ा ना होगा, इस डंडे का मतलब तो मॉडुलस होगा, जो कि 3 निकल के आएगा। तो एलएचएस में यहाँ पे जो ये दो डंडे लगे हुए हैं, इसका मतलब मॉडुलस है, और आरएचएस में इनका मतलब मैग्नीट्यूड है, याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। तो देखो कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी अगर केवल याद करनी है तो ये याद हो गई, मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी बाय ए डॉट बी का, आपने डॉट प्रोडक्ट निकाला ए और बी का, इसका मॉडुलस करो, मतलब इसकी एक नेगेटिव साइन को इग्नोर करो। तो और अगर एक तरफ इन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कर दो, तो ये वाला जो स्केलर क्वांटिटी है, इस वाले स्केलर क्वांटिटी से या तो बराबर है या छोटी है। दिस इज कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी। अब बात करते हैं कि सर इसको प्रूव करके बता दो जरा। तो देखो प्रूव करने के लिए हम एक काम करते हैं, टेल मी वन थिंग, रफली आपको समझा देते हैं, फिर नीचे देख लें क्या लिखा हुआ है। हमको पता है कि ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। और यहाँ से हमने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला भी बना दिया था, इसको इसके नीचे लाके कैसे, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में मैं बोथ साइड्स मॉडुलस साइन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, मॉडुलस, मैग्नीट्यूड नहीं मॉडुलस। इधर भी मॉडुलस, मतलब ये जो भी क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ए डॉट भी स्केलर है, नीचे भी स्केलर है, और कॉस थीटा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, दोनों स्केलर क्वांटिटीज है। तो स्केलर क्वांटिटीज के आगे डंडे लगाने का मतलब क्या होता है, मॉडुलस। तो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। अब ध्यान से देखना, अगर जब मैं दोनों साइड मॉडुलस लेता हूं तो होता क्या है, जब मैं दोनों साइड मॉडुलस लेता हूं तो एक्चुअली ये होता है बेटा, कि नीचे तो ऑलरेडी नीचे तो ऑलरेडी जो है क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एक मिनट को, दोनों साइड मैंने ले लिए मॉडुलस, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे कैसे रहने, दोनों साइड ले लिए मैंने मॉडुलस, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ जरा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये बताओ मुझे। चलो यहां तक तो समझ में आ गया, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। अब मुझे कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। हमको पता है कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम -1 होती है, और ज्यादा से ज्यादा 1 होती है, और उसमें भी आप मॉडुलस ले रहे हो, तो वो नेगेटिव तो जाएगी नहीं, समझ रहे हो। तो इसका एक ही एस्पेक्ट निकल के आया कि कॉस थीटा विल बी लेस देन और इक्वल टू -1, है ना। इसका ये एस्पेक्ट निकल के आएगी, cos थीटा इज लेस देन इक्वल, क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू -1 की क्यों नहीं बात कर रहे हो सर आप, क्योंकि मैंने मॉडुलस ले लिया है। मैं मॉडुलस ऑफ cos थीटा की बात कर रहा हूँ, मैं cos थीटा की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं ऐसे कह सकता हूँ मॉडुलस ऑफ cos थीटा, ये लो मॉडुलस ऑफ cos थीटा का एक ही एस्पेक्ट मुझे पता चला कि मॉडुलस ऑफ cos थीटा कुछ भी हो जाए 1 से छोटा या बराबर होगा। बड़ा किससे होगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मॉडुलस लिया हुआ है, 0 से होगा एक्चुअली, हुआ ना। तो कुल मिला के हायर लिमिट मुझे पता चल गई। तो इस क्वांटिटी की हायर लिमिट मुझे पता चल चुकी है, क्या है इस क्वांटिटी की, मतलब अपर लिमिट कह दो, क्या पता चल चुकी है, ये पता चल चुकी है। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मॉडुलस इस इस लेस देन इक्वल टू 1, मतलब इसकी जगह मैंने ये डाल दिया। भाई cos थीटा की वैल्यू, सुनना ध्यान से, cos थीटा की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है, तो ये भी तो cos थीटा के बराबर है, तो इसकी वैल्यू भी तो 1 या 1 से छोटी, भाई cos थीटा की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है, इधर जो चीज रखी हुई है इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो इसकी वैल्यू भी तो 1 या 1 से छोटी होगी, मतलब दिस थिंग की वैल्यू भी तो 1 या 1 से छोटी होगी, क्योंकि दोनों तो बराबर है ना। भाई मैंने कहा ए और बी बराबर है, बी 1 से छोटा है तो ए भी तो 1 से छोटा है, दोनों बराबर है, ठीक है, समझ में आई। तो मैंने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू 1 या 1 से छोटी कर दी। अब आप इसको इधर लेके आए थे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड इधर लेके, तो वापस भेज दो। तो जैसे मैं वापस भेजूंगा तो देखो मॉडुलस
ए डॉट बी का मॉडुलस रह जाएगा यहाँ पे, और वो उधर 1 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 1 से जो मल्टीप्लाई होगा सेम वही चीज आ जाएगी। तो ये हो गई आपकी कॉशी इनइक्वालिटी प्रूफ। ये प्रूव करना था आपको कि ए डॉट बी का मॉडुलस, ए डॉट बी जो डॉट प्रोडक्ट है उसका मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल? तो ये है हमारा कॉशी स्क्वायर इनइक्वालिटी, ठीक है ना। अच्छा, आप देखो ये जो मॉडुलस है ना, आप ऐसे भी लगा सकते हो। आपने मॉडुलस इन दोनों को इधर इधर बुलाकर फिर लगाया, आप ऐसे भी लगा सकते हो कि आप इसी स्टेप में लगाओ। तो इसी स्टेप में अगर मैं मॉडुलस लगाता हूं तो बेटा मॉडुलस ओनली cos थीटा के आगे लगेगा, क्योंकि स्केलर का नहीं मतलब ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ना। आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर जब आप इसको उधर लेके गए, है ना, एक्चुअली देखो पूरी बात सुनो चलो। जब हम मॉडुलस लगाते हैं तो जो चीज हमको पता है कि पॉजिटिव है उसके आगे क्यों लगाएंगे, जिस चीज के डाउट है कि वो नेगेटिव हो सकती है उसी का लगाएंगे ना। तो एक्चुअली जो हमने यहाँ पहली स्टेप पे मॉडुलस लगाया था ना, वो भी गलत लगाया था। हमको केवल और केवल ऊपर वाली क्वांटिटी पर ही लगाना चाहिए था इस पर, क्योंकि डाउट तो इसी का है कि ये नेगेटिव हो सकती है। नीचे वाला तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को कोई भी नेगेटिव कर नहीं सकता, वो स्क्वायर का रूट निकालोगे तो हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगा। तो यहां से भी फिर क्या हो गया कि ये जो मॉडुलस है केवल ऊपर रहेगा, और यहां से ये मॉडुलस ऊपर ही, क्योंकि कईयों के माइंड में डाउट हो रहा होगा कि सर जब आपने इसको उधर भेजा तो ये मॉडुलस के साथ जाएगा वहां पे। अरे मॉडुलस के क्या साथ जाएगा, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो उसको मैंने एज इट इज भेज दिया, केवल मॉडुलस मैंने इसी के आगे लगा दिया। ठीक है, तो ये आपकी कॉशी इनइक्वालिटी प्रूव हो गई। और मोर ओवर अगर आप शुरुआत में ही मॉडुलस लगा दो तो वो मॉडुलस फिर कॉस थीटा पे लगे, इधर तो इस पे लगेगा, और ये दोनों पॉजिटिव है मुझे पता है, तो इधर फिर इस पे लगेगा। तो यहां से भी इक्वेशन वही बन के आएगी कि मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, दिस डिवाइडेड बाय दिस। देखो ये स्टेप कैसे भी कर लो, पहले मॉडुलस लगा के फिर cos थीटा की वैल्यू निकाल लो, या पहले cos थीटा की वैल्यू निकाल के फिर मॉडुलस लगा लो। कुल मिला के मॉडुलस जब लगाओ तो जिस पे डाउट हो उसी पे लगाओ, जो नेगेटिव हो सकता है, जो ऑलरेडी पॉजिटिव है उस पे लगाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसका प्रूफ ये तो था रफली। अब आ जाओ यहाँ पे जो आपको एक्चुअल नोट्स में नोट करना है, जैसा आपको एग्जाम में करके आना है। एक्चुअली यही है 3-4 स्टेप, थोड़ा बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होगा, बस ये है कि, है ना। प्रूफ देखो क्या है, ए डॉट बी क्या होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा होता है। तो मैंने टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स कर दिया, तो सिंपली क्या हुआ, इसका मॉडुलस तो एज इट इज आ गया, और इसमें मॉडुलस देखो केवल कॉस थीटा पे लगाए, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी पॉजिटिव है मुझे पता है। ठीक है, फिर यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, तो क्या हो गया, ये क्वांटिटी इसके नीचे आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, देखो वी नो दैट कॉस थीटा की वैल्यू जो है -1 और इसके बीच में लाया करती है, ये वाली खिड़की में जो रीजन लिखा है वो पढ़ लो। क्या लिखा हुआ है कि 1 सेकेंड, अब पढ़ो। देखो क्या लिखा हुआ है कि cos थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाया करती है, तो मॉडुलस ऑफ cos थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाया करिए, है ना, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी नहीं ली मैंने। तो अगर इसकी वैल्यू 1 या 1 से छोटी है तो इसकी वैल्यू भी 1 या 1 से छोटी है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है ना। तो इसकी वैल्यू मैंने सीधी डाल दी 1 या 1 से छोटी, और अगली स्टेप में मैं इसको वापस उधर ले गया तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गई आपकी कॉशी इनइक्वालिटी। ठीक है, अब जो अगली इनइक्वालिटी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, वो इस उसको प्रूव करने के लिए इसकी भी हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना, इसलिए इसको पहले पढ़ाया गया, उसको प्रूव करने के लिए इसकी भी हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ए डॉट बी का मॉडुलस, ए डॉट बी का तो मॉडुलस है और उधर वो मैग्नीट्यूड है ना, इज लेस देन इक्वल टू दिस दिस दिस। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि ए डॉट बी का मॉडुलस लेना है, और उधर तो ऑलरेडी वो मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर का मैग्नीट्यूड नहीं होता है। स्केलर के आगे डंडे लग जाए तो उसका मतलब होता है मॉडुलस करना। क्या हुआ, ठीक है, ओके चलते हैं आगे। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी, नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसको पहले सिंपली समझते हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग। फिगर बनाया हुआ है, मैं बना रहा था वैसे, पर ऑलरेडी बना हुआ है। देखो ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है, इसको हेडिंग मार्क कर दें एक बार। चलो, ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहती है कि वही एग्जाम्पल पे आता हूँ मैं, शुरू शुरू में जब वेक्टर कल या परसों चालू किया था। आप घर से या कोचिंग से शाम मंदिर गए, शाम मंदिर से फिर आप एसबीआई बैंक गए, और एक बार आप सीधे एसबीआई बैंक चले गए। तो आप खुद सोच के देखो, जो सीधा रास्ता है वो इन दोनों के सम से कभी भी बड़ा हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। या तो इनसे छोटा होगा या ज्यादा से ज्यादा बराबर होगा। मान लो मेरे दोनों सीधे ही रास्ते हैं, भाई ये रास्ता और फिर अगला रास्ता भी सीधा है, तो फिर उस केस में क्या होगा, जो सीधा रास्ता होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, एग्जैक्टली बराबर होगा। और थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता है तो छोटा होगा, लेकिन बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। यही ट्राइंगल इनइक्वालिटी, और ट्राइंगल में भी ये रूल फॉलो होता है
कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये ट्राइंगल में भी रूल फॉलो होता है, याद रखना है ना। तो इसलिए इसका नाम ट्राइंगल इनइक्वालिटी रख दिया गया कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ये दो साइड्स हैं अगर ट्राइंगल की, तो इनका सम जो होगा तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो कुल मिला के ये जो साइड होगी ये इनके सम से छोटी होगी। ठीक है, तो यही है ट्राइंगल इनइक्वालिटी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम का अब की बार दोनों में सम है, दोनों में मैग्नीट्यूड है। अब की बार ये मॉडुलस नहीं है भैया, अब की बार कोई मॉडुलस नहीं है। ये वेक्टर का सम वेक्टर देगा तो ये भी मैग्नीट्यूड और ये भी मैग्नीट्यूड है ना। इस बार मैग्नीट्यूड की बात हो रही है दोनों जगह। तो ये कहता है कि अगर मेरे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम है ना, तो वो सम हमेशा क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम है तो सम का मैग्नीट्यूड, यानी कि जो तीसरा जो डायरेक्ट नेट डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड उनके अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के सम से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक है, अब करते हैं इसको प्रूफ कि सर ये कैसे साबित होगा। अब इसका प्रूफ थोड़ा सा टेढ़ा है, समझने में थोड़ी सी कई बार दिक्कत आती है, बट आप कोशिश करना और कोई डाउट हो तो फिर कल आके जरूर पूछना, है ना। देखो ध्यान से सुनना, इसी के अंदर समझा दूं क्या। देखो उसके लिए एक काम करते हैं, चलो अलग से समझाते हैं। डू वन थिंग, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट उसी से ही। तो किसी भी वेक्टर का खुद से ही डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, ये हमने सीखा है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाए, ये मैग्नीट्यूड है, ये स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए। अच्छा, कभी भी याद रखना, जिंदगी में ऐसे कभी नहीं लिख सकते आप वेक्टर ए का स्क्वायर। वेक्टर का स्क्वायर नहीं होता, उसके मैग्नीट्यूड का ही स्क्वायर हो सकता है ना। वेक्टर ए का उससे डॉट प्रोडक्ट जरूर हो सकता है, ऐसे ए डॉट है। तो इसको तो देखो मैंने अलग अलग करके लिखा है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि इसको काट के सर इधर स्क्वायर लगा दूं, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, है ना। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या फिर आगे चल के पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है, मतलब वेक्टर्स के तो ये दो तरह के प्रोडक्ट्स ही हो सकते हैं। होल स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड का होगा, तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के बराबर होता है, ये हमने सीखा है अभी पीछे की प्रॉपर्टीज में डॉट प्रोडक्ट में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसके होल स्क्वायर के बराबर, अब मैं इसको 1 to 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ए डॉट ए, ये क्या आ गया यहाँ पे, ए डॉट ए, फिर क्या आ गया ए डॉट बी, फिर क्या आ गया बी डॉट ए, 1 to 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड बी डॉट बी। और इधर तो जो है वैसे के वैसे, छेड़ना ही नहीं है। अब इधर देखो बार नीचे 4-5 स्टेप्स तक इधर आरएचएस में छेड़ना ही नहीं है, तो मैं आरएचएस को अब लिखूंगा नहीं, केवल एलएचएस सोल्व कर रहा हूँ, फिर लास्ट में लिख देंगे आरएचएस वही रहेगा ना। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा ये, मुझे बताओ ए का ए से ही डॉट प्रोडक्ट, खुद का खुद से ही डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, ये ए डॉट बी बी डॉट ए दोनों बराबर है, कॉम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो ए डॉट बी डॉट ए दोनों मिला के ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी हो जाएगा ना। ठीक है, आगे चलो, बी डॉट बी वही खुद का खुद से मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इधर वही सेम, इधर वही सेम है ना। तो इधर तो वही सेम रहेगा, उसको अल्फा रहने दो, है ना। अब मुझे बताओ ध्यान से सोचो, अगर मैं, एक नंबर है मेरे पास 3, है ना, या कोई भी नंबर है मान लो -3, तो इसका मैं अगर मॉडुलस कर दूं, इसका मैं अगर मॉडुलस कर दूं, तो ये 3 से मतलब -3 का जो अगर मैं मॉडुलस कर दूं, एक तरफ तो मैंने नंबर का मॉडुलस नहीं किया और एक तरफ मैंने मॉडुलस कर दिया, एक तरफ मैंने मॉडुलस नहीं किया और एक तरफ मैंने मॉडुलस कर दिया। ठीक है, ऐसे मान लो, नहीं तो एक काम करते हैं, 1 सेकेंड। मुझे बताओ एक नंबर का मैंने मॉडुलस कर दिया और एक नंबर का मैंने मॉडुलस नहीं किया, तो ये वाला नंबर जो है हमेशा इससे बड़ा होगा, क्योंकि आपने मॉडुलस कर दिया, और या फिर बराबर होगा। देखो ध्यान से देखो, मैंने कोई भी नंबर ले लिया, लेट से एक बार मैं एक पॉजिटिव नंबर ले रहा हूँ, एक बार मैं नेगेटिव नंबर ले रहा हूँ और कंपेयर कर रहा हूँ। लेट से एक बार मैंने एक पॉजिटिव नंबर ले लिया, जैसे क्या लिया मैंने -5 ले लिया। अब मैं एक बार तो इसका मॉडुलस कर रहा हूँ और एक बार इसका मॉडुलस नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ कौन सा नंबर बड़ा, कौन सा नंबर, ये नंबर इससे बड़ा आया, 5 -5 से बड़ा आया, ये तो आया नेगेटिव नंबर के केस में। अब पॉजिटिव नंबर लो, लेटर से 7, वही सेम चीज, एक बार मैंने इसका मॉडुलस कर दिया और एक बार नहीं किया, अब ये एग्जैक्टली इसके बराबर आया, अब ये एग्जैक्टली इसके बराबर आया, तो दोनों बातों को कंबाइन कर दूं, तो किसी भी नंबर का मॉडुलस उस खुद नंबर से या तो बड़ा आता है या बराबर आता है, या तो बड़ा आता है या बराबर आता है। सारी बातों को कंबाइन करूं तो मैं कह सकता हूं कि x का मॉडुलस x से या तो बड़ा आएगा या बराबर आएगा, या तो बड़ा आएगा अगर नेगेटिव नंबर लिया है तो
बड़ा आएगा, और अगर पॉजिटिव नंबर लिया तो बड़ा यही होगा, है ना। तो अब मैं अगर ये ए डॉट बी है ना, ये ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी है ना, तो ये स्केलर क्वांटिटी अपने ही मॉडुलस, इसका उल्टा कर दूं, इसका उल्टा कर दूं तो ऐसा कह सकता हूं कि कोई भी नंबर अपने ही मॉडुलस से या तो छोटा होता है या बराबर होता है। इसी का उल्टा कर दिया, इसको इधर इसको इधर। तो ये ए डॉट बी जो है अपने ही मॉडुलस से छोटी या बराबर होगी, मानते हो? या तो छोटी होगी या बराबर होगी। तो एक्स की जगह सपोज करो मैं ए डॉट बी ले लूं, तो ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी जो है अपने ही मॉडुलस से, क्योंकि ए डॉट बी ऑलरेडी एक स्केलर है तो इसका मैग्नीट्यूड नहीं होगा, इसका तो मॉडुलस होगा ना। ए डॉट बी अपने ही मॉडुलस से या तो छोटी होगी बराबर होगी। समझ गए? तो अब मैं बाकी सारी चीजें डिलीट कर देता हूं, ये नीचे वाली चीज रहने देता हूं, देखना ध्यान से। हम्म, अब देखो, यहां तक समझ में आ गया होगा कि ए डॉट भी अपने मॉडुलस से केस से क्या होगी, या तो छोटी के बराबर। अब मैं दोनों साइड्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी ऐड कर रहा हूँ, दोनों साइड्स, इस साइड भी इनइक्वालिटी की साइड भी, इस साइड भी। तो इधर क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, और ये तो है ही सही, और इसके आगे टू भी कर दो, चलो पहले ट्वाइस कर दो, ट्वाइस, ट्वाइस। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए डॉट बी, और फिर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। मतलब मैंने ये दोनों क्वांटिटीज है ना, ये दोनों साइड्स इनइक्वालिटी में ऐड कर दी, इधर भी और इधर, और ट्वाइस कर दिया है ना। ट्वाइस करने में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इनइक्वालिटी के दोनों साइड ट्वाइस कर सकते हैं। इधर क्या आएगा, इधर ऐसा कुछ आ जाएगा, इक्वल टू नहीं होगा, सॉरी, इक्वल टू क्यों होगा, लेस देन इक्वल टू होगा ना, जैसी इनइक्वालिटी वैसी की वैसी रहेगी। और इधर भी मैंने ये दोनों ऐड कर दिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और फिर बीच में इसको रख दो प्लस ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, अब ये देखो, ये वाली जो चीज है ये एग्जैक्टली exactly इससे मिल रही है, मिल रही है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो चीज है ये एग्जैक्टली exactly इससे छोटी होगी, होगी नहीं होगी, सेम टू सेम ही तो शक्ल देखो। तो मैं अगली स्टेप में क्या लिख दूंगा, इसके आगे अगली स्टेप में मैं क्या लिख दूंगा, इट इज लेस देन और इक्वल टू, इट इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, दिस थिंग, मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। इसको दूसरे तरीके से पढ़ें तो मुझे एक चीज बताओ, देखो ये दोनों सेम है, तो अगर दोनों साइड दोनों चीजें सेम है, मतलब मान लो टीम ए है टीम बी है, ये प्लेयर एग्जैक्टली इसके बराबर, ये प्लेयर सेम शक्ल का ही है, तो जो तीसरा प्लेयर है उन दोनों के कंपैरिजन से पता चलेगा ना कि टीम ए स्ट्रांग है कि टीम बी स्ट्रांग है। तो मुझे पता है कि ए डॉट बी जो है इस खुद के मॉडुलस से या तो बड़ा है या छोटा है, तो पूरी की पूरी टीम भी इस वाली टीम से छोटी या बड़ी हो जाएगी, छोटी या बराबर हो जाएगी, क्योंकि अकेला ये जो क्वांटिटी थी, ठीक है ना, ये जो क्वांटिटी थी ये वाली, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से या तो छोटी है या बराबर है, तो ये पूरी टीम इस पूरी टीम से छोटी है बराबर हो जाएगी, क्योंकि बाकी दो प्लेयर्स तो एग्जैक्टली सेम शक्ल के दिखाई दे रहे हैं। होपफुली ये समझ में आया होगा। अब सुनो आगे, बस ये यहाँ पे ये दो तीन स्टेप्स में ये दिक्कत आती है, तो कोई भी कल कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछ लेना। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा ना। अब मुझे एक चीज बताओ, कॉशी स्क्वाज इनइक्वालिटी क्या कहती है, कि ये जो चीज है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी से छोटी होती है, अभी अभी सीखा हमने, छोटी या बराबर होती है। ये जो चीज है मैग्नीट्यूड ऑफ इससे और इससे छोटी बराबर, तो ये पूरी की पूरी टीम अब किससे छोटी या बराबर हो जाएगी, अगेन इस पूरी टीम को तीसरी टीम से कंपेयर कर लिया, ये छोटी या बराबर हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू हो जाएगी, इस प्लेयर को सेम रखो, प्लस इसको चेंज कर दो, टू को तो टू रखो, इसको चेंज कर दो कॉशी स्क्वायर इनइक्वालिटी के हिसाब से, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और दूसरे प्लेयर को फिर सेम रख दो का स्क्वायर। देखो ये प्लेयर सेम, ये प्लेयर सेम, और ये क्वांटिटी इससे छोटी या बराबर है, ऐसा कॉशी स्क्वायर इनइक्वालिटी कहती है। तो ये पूरी टीम इस पूरी टीम से छोटी या बराबर हो गई, ठीक है। तो आ जाओ, फाइनली हमारे पास क्या आया, फाइनली हमारे पास ये आ गया कि ये टीम इससे छोटी या बराबर है, लेस देन इक्वल टू है, ये टीम ये टीम इससे छोटी या बराबर है, और ये टीम इससे छोटी या बराबर, तो फाइनली ये टीम इससे छोटी या बराबर हो जाएगी। तो मैं बीच की कड़ी को अगर हटा दूं तो मैं सीधे ये वाली कड़ी लिख सकता हूं, ये लो मैंने ये बीच की कड़ी बिल्कुल एग्जैक्टली हटा दी। फाइनली ये इससे छोटी वो उससे छोटी, तो ये फाइनली पहली तीसरी से छोटी हो गई, तो मैं सीधे इसके बीच में ये रिलेशनशिप स्थापित कर सकता हूं कि ये जो चीज है ये इससे छोटी या बराबर है, और ये चीज तो इसके बराबर थी,
ये चीज तो उसके बराबर थी, तो ये वाली चीज मैं यहाँ लिख देता हूं, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। अब देखो ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, सब स्केलर है, तो ए स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं तो ये चीज किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये इधर तो सेम रख दो, इधर तो सेम रख दो, इधर ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर। देखो चेक करो, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर हो रहा है, देन मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, टू ए बी भी आ रहा है ना, मोड ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस क्या सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ रहा है ना, का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स कर दूं तो फाइनली वी हैव ट्राइंगल इनइक्वालिटी। इधर तो बचा, क्या बचा, होल स्क्वायर हटा दिया मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड is less than or equal to is less than or equal to magnitude of vector a plus magnitude of vector b. This is our triangle inequality. In short बात ये कहता है कि दो वेक्टर को मैग्नीट्यूड करके जोड़ो और जोड़ के मैग्नीट्यूड करो। यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड करके जोड़ा है और यहाँ पे जोड़ के मैग्नीट्यूड, मैंने पहले वेक्टर को जोड़ दिया, नेट डिस्प्लेसमेंट निकाली, डायरेक्शन सब देख के, और फिर मैग्नीट्यूड किया। तो जो जोड़ के मैग्नीट्यूड करोगे वो छोटा या बराबर आएगा अलग अलग मैग्नीट्यूड करके जोड़ने से। ये अलग अलग मैग्नीट्यूड करके जोड़ना है, ये जोड़ के मैग्नीट्यूड करना है, तो ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से या तो छोटी आएगी बराबर आएगी, ऐसा कहता है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, ये रफली मैंने समझाने की कोशिश करी थी। अब फेयरली देखो क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट, वही सेम टू सेम वही होगा, ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट उसी से कर दिया तो उसके होल स्क्वायर हो गया। अब मैंने देखो क्या किया है, इसको इधर ले लिया, क्योंकि इसको इधर लेने से थोड़ा फायदा, मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि मैं केवल इस क्वांटिटी को ही सोल्व कर रहा था, इसको मैं छेड़ ही नहीं रहा था, तो उसको मैंने हाल इधर ही छोड़ दिया और मैं अब इस क्वांटिटी को नीचे सोल्व कर रहा हूँ, है ना। तो अलग अलग मल्टीप्लाई किया, दिस 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 दिस, तो ये चार चीजें आ गई, फिर इनको आपस में सोल्व किया, ए डॉट ए आ गया, बी डॉट बी आ गया, और इनको कंपाइल करके लिख दिया, है ना। फिर यहाँ से अब इनइक्वालिटी प्रॉब्लम को सोल्व करना शुरू करी, तो पहले मैंने ए डॉट बी को सोल्व किया, मैंने ए डॉट बी को सोल्व किया कि ए डॉट बी जो है ना अपने ही मॉडुलस, ए डॉट बी स्केलर है ना, स्केलर है तो इसका स्केलर का मॉडुलस लेते हैं ना, तो ये अपने ही मॉडुलस से छोटी है, क्योंकि कोई भी एक नंबर एक्स है वो अपने ही मॉडुलस से या तो छोटा होता है या बराबर होता है, तो ये पूरी की पूरी टीम इस पूरी की पूरी टीम से छोटी या बराबर आएगी, क्योंकि इसमें ये दोनों प्लेयर सेम है और इसका बस मैंने मॉडुलस कर दिया, ठीक है ना, एक प्लेयर का मॉडुलस कर दिया। ठीक है, और फिर ये टीम इस टीम से छोटी या बराबर आएगी ड्यू टू कॉशी स्क्वाज इनइक्वालिटी। कॉशी स्क्वाज इनइक्वालिटी क्या कहती है कि ए डॉट बी का अगर आप अगर आप मॉडुलस कर रहे हो तो वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी से छोटा। अब देखो यहाँ पे ये मॉडुलस है और यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड बन चुका है, यहाँ पे क्या बन चुका है, ये मैग्नीट्यूड बन चुका है, समझ में आ गई बात। यहाँ पे तो ये ए डॉट बी करने के बाद मॉडुलस साइन है, ए डॉट बी करने के बाद जो आंसर आई उसका एक मॉडुलस साइन है, और यहाँ पर ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो ए डॉट बी का मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी से छोटा था, ऐसा कॉशी स्क्वायर इनइक्वालिटी कहती है। तो अगेन ये दोनों प्लेयर सेम और ये प्लेयर इस प्लेयर से छोटा, तो ये पूरी टीम इस टीम से छोटी, तो फाइनली मेरी ये टीम इस टीम से छोटी आ गई, और ये टीम किसके बराबर थी, जो ऊपर छोड़ के आए हैं, इसको छोड़ के आए हो, तो ये टीम इस टीम से छोटी हो गई, ये टीम इस टीम से छोटी हो गई, इसको कंपाइल कर लिया, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, सो फाइनली वी हैव ट्राइंगल इनइक्वालिटी इन अवर हैंड, दिस थिंग, ये हमारी फाइनल ट्राइंगल इनइक्वालिटी है, दैट्स इट। तो होपफुली समझ में आ गई होंगी दोनों इनइक्वालिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके एक एक स्टेप एक एक बात ध्यान से सुनो, और फिर भी ना समझ आए तो प्लीज आस्क मी इन टुमारोज क्लास बिफोर योर एक्सरसाइज। हो सकता है कि कोई एक आध स्टेप समझ में नहीं आई, तो हो सकता है कि आप डायरेक्ट वही स्टेप वीडियो लिया ना मेरे पास कि सर इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे समझाए ये बता दो, तो मैं समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और ये क्लियर होगा तो ही मैं अगली एक्सरसाइज शुरू करूंगा। सो हमने एक्सरसाइज नंबर 10.3 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन इन वन शॉट किया है आज, ठीक है ना। जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे सारे इंपॉर्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, उसके रिजल्ट्स, प्रोजेक्शन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट को प्रोजेक्शन की लैंग्वेज में डिफाइन किया है, मतलब डॉट प्रोडक्ट को पहले फॉर्मूला बेस्ड डेफिनेशन देखिए, फिर उसकी ज्योमेट्रिक डेफिनेशन देखिए प्रोजेक्शन की मदद लेकर, और फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी और ट्राइंगल इनइक्वालिटीज, ये दो इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज जो हमारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएगी, और डायरेक्ट इनका खुद का प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे प्रूफ आ जाता है, प्रूव कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी और प्रूव ट्राइंगल इनइक्वालिटी।
इनइक्वालिटी। बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड लगती है पहली बार में पढ़ने में बच्चों को, बट मैंने कोशिश की है एक एक स्टेप को खोल खोल के बताने की। फिर भी कोई डाउट हो तो कल आप आके पूछ सकते हैं, ठीक है? नहीं तो फिर वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, ठीक है ना? ये टॉपिक था, ये पूरा कर दिया हमने, है ना? फाइनली हम एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं, इसके बीच का सारा कवर किया हमने, एक एक पॉइंट को। एग्जाम्पल्स नहीं किए, कोई बात नहीं, हम एक्सरसाइज करेंगे तो एग्जाम्पल्स में कवर होंगे, आप कर लेना एग्जाम्पल्स, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। कल हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।